मजबूती के साथ बाजार में कारोबार और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड होता हुआ बाजार में इस वक्त आखिरी 1.5 घंटा। कल है वायदा कारोबार में महीने की एक्सपायरी और उससे पहले जो संकेत है उनके दम पर क्या कुछ और मजबूती बनेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बढ़िया मूड माहौल में है बाजार, सुबह से ही अच्छे एक्शन दिखा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आ रहा है, इंडेक्स पर एक्शन आ रहा है। कल है एक्सपायरी, उससे पहले अच्छे मूड वाले बाजार में आपको क्या करना है ये जानते हैं अनिल सर के साथ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात है दीप यही कि दिन भर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तेजी की हैट्रिक लगती दिख रही है बाजार में। 17,450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 36,300 के बेहद करीब इस वक्त आपको नजर आएगा। तेजी जो बनती दिख रही है वो रियल इस्टेट, ऑटो और एनबीएफसी शेयरों में है। बैंक शेयरों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि रियल इस्टेट और ये सारे जो सेक्टर जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जिन्हें कहते हैं हम, वो आज मजबूत है। और मजबूत है आईटी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी होती दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुधरने के संकेत आ रहे हैं, उसको देखते हुए मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली 2% नीचे मेटल इंडेक्स आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर जरूर थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, मजबूत थे, अब 100 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा अमेरिका में 2-3 दिनों से लगातार 4 दिनों से अच्छी तेजी के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन हो। ये संकेत अब तक आपके लिए आते दिख रहे हैं। यूरोप 1 से 1.5% कमज़ोर है क्योंकि कल ये तेज़ दौड़ लगा चुके थे, तो शायद आज थोड़ा ठंडा कारोबार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय बाजारों में अब तक आप देखेंगे तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों के करीब ही हैं, हम बहुत दूर नहीं हैं और कुछ अहम लेवल तक बाजार पहुंचते हुए दिखे। 17,500-525 की रेंज में पहुंचे हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर जो अब तक इस रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली थी हमें 36,428 की, उसके बेहद करीब दिन का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने 36,421 का। तो लगभग आज के दूसरे दोनों लेवल्स बैंक निफ्टी के 350 और 425 वाले हासिल होते हुए दिखे। एब्सोल्युटली। और आज सुबह जो आपने कहा था पहले 15 मिनट इंतजार करिए, एक डिप आपको मिलेगा और उसको हाथ से छोड़ना नहीं है, उसको नहीं छोड़ना। करेक्ट। और वहां से फिर बाजार ने दोबारा डिप नहीं दिया, उन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है सर, बट उन लेवल्स पर है। 2 आपके बैंक निफ्टी के सुबह के टारगेट्स भी हिट हो गए। अब बताएं आने वाला 1.5 घंटा कैसे देखें? यही मैं ट्वीट पे देख भी रहा था, कई बार लोग कहते हैं कि आप हर रोज ऐसा खुल के कॉल नहीं देते या नहीं बोलते कि लेके जाइए या यहाँ पर ले लीजिए। हर रोज जरूरी भी नहीं है ना। बिल्कुल। जहां आपका कन्विक्शन लेवल बेहतर हो वहां पर कर लेना ज़्यादा ठीक है। तो आप देखिए कन्विक्शन लेवल के हिसाब से आप देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार 2 बजे, 2:30 बजे, 3:20 पर हम कह रहे हैं कि खरीदारी करने का मौका है, और अब भी यही कह रहा हूँ, अब भी मौका है, अब भी मौका है। अरे वाह। हाँ, अभी भी यहाँ कुछ नहीं बिगड़ा। तो आज और कल तक हो सकता है आपको डिप मिले, डिप मिलेगी, डिप से आप इनकार नहीं कर सकते। प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल से आ सकती है, लेकिन उसको खरीदना है। सो एक तो ये होता है कि आप डिप का इंतजार करते हैं खरीदने के लिए, और दूसरा ये कि डिप से आपको लगता है डर। सो आपको डरना नहीं, समझ गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर आपकी एंट्री थोड़ी 36,300 पे हो गई, समझे बैंक निफ्टी पे, या 17,475 पर आप निफ्टी में एंटर हो गए, तो आपको डिप देखना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है थोड़ा ऊपर आने के लिए। उतनी रिस्क है, उसके बियॉन्ड ज्यादा रिस्क नहीं है। इसलिए मेरा ये समझना है कि आप मौका मिले अगले 1.5 घंटे में खरीदारी कीजिए। 17,000 वापस से देखिए, आज का लो है 17,325 का, सॉरी 17,387 का, 325 तो क्लोजिंग थी कल की। तो 17,400 के आसपास वापस से मिलता है। 17,400-450 की रेंज खरीदारी के लिए है। ऊपर में 525 हल्की रुकावट है जिसको पार नहीं किया। अगर आगे पार कर लेंगे हम तो 565-625 की रेंज में जाएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 36,425, 36,600 ये रेंज वो है। 400 से 600 ब्रॉडली मान लें जो रुकावट की जगह है, वहाँ पर आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। नीचे में अगर आप 36,050, 36,150 की रेंज में आए तो फिर खरीदारी करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मौका मिलेगा नीचे तो खरीदारी करना है, और अगर है पोजीशन तो ट्रेल करते चले, जल्दी से छोड़े ना। रुझान तेजी की तरफ है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स कम साथ दे रहे हैं, यूरोप कम साथ दे रहा है, लेकिन वो 4 दिन से भागे भी हैं काफ़ी। इस वजह से कच्चा तेल एक बार ज़रूर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर मामला ठीक है तो कोई इशू नहीं, तो एक बार ज़रा कच्चा तेल मुझे दिखा दे। 111 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो लेवल पर सुबह था वहीं पर। सो हम आज और कल थोड़ा हम पूरे कंप्लीट ग्लोबल पे ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा हमारे अपने ट्रेडर्स पे भी ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल। अब तो हमारी एक्सपायरी भी है, ईयर एंड भी है, कई सारे फैक्टर्स हैं। चलिए ठीक है, तो एक्शन है भरपूर। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा भी लेंगे, कुछ और स्ट्रैटेजी है, बट घबराना नहीं है। यहाँ से अगर डिप आए तो फिर से खरीदारी का मौका भी बनेगा, ये भी अनिल जी ने आपको बता दिया है। आइए जानते हैं वरुण और कुशल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और आज के और आने वाले दिनों के ट्रिगर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज के ट्रिगर्स में एक्सिस बैंक 4:15 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के अधिग्रहण पर यहां पर डिटेल्स दिए जाएंगे। साथ ही यूएस के जो चौथे तिमाही के जीडीपी आंकड़े हैं वो भी आज के सत्र में ही आते हुए दिखेंगे। कल गुरुवार 31 मार्च वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस इसका आखिरी दिन है आईपीओ का, तो यहाँ पर फोकस रहिए कि कुल 200 करोड़ रुपए का आईपीओ है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख भी कल है और गेल बाईबैक पर बोर्ड बैठक करने वाला है। इनफैक्ट जो ड्रोन से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ ड्रोन पीएलआई स्कीम में अप्लाई करने के लिए कल के दिन ही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ चेंजेस होंगे, जिसमें अपोलो एडिशन होगा और आईओसी बाहर होगा और बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीएल ऐड होंगे। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर रशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, माफ़ कीजिएगा फॉरेन मिनिस्टर है, वो भारत में 2 दिवसीय जो मीटिंग है उसके लिए आते हुए दिखेंगे। साथ ही ओपेक की बैठक, यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना है कल के दिन में। शुक्रवार 1 अप्रैल यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव होते हुए दिखेंगे। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, जहाँ पर हाउसिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप देखें तो मेट्रो सेस प्रॉपर्टी सेल पर मुंबई में ये एप्लीकेबल होती हुई दिखेगी 1 अप्रैल से। गैस प्राइस रिविजन भी होंगे और इम्पॉर्टेंट में अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पर कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी हटते हुए नजर आएंगे और स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए 1 अप्रैल से ही लागू होगी। मार्च ऑटो के बिक्री आंकड़े भी आएंगे और साथ साथ आप देखिए यूएस में मार्च के जो जॉब्स डेटा है वो भी ग्लोबल स्तर पर आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे इवेंट्स हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारा डेटा आने वाला है, बहुत सारे बदलाव भी होने वाले हैं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। कुशल ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव बताए हैं। आइए वरुण से जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। वरुण बताएं क्या है आज की खबरें। ओके दीप, सबसे पहले तो हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी फार्मा कंपनीज को लेकर, नेगेटिव खबर थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बड़ी दिग्गज कंपनियां जो है वो जीएसटी के जांच में फंसी हैं। जीएसटी इन्वेस्टिगेशन जो है ब्रांच डीजीजीआई का सर्वे जो है वो निकल के आया है और कंपनीज पर टैक्स नहीं भरने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर रेड्डीज 130 करोड़, ग्लेनमार्क 125 करोड़। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपने फार्मा कंपनीज पे भी देखा। बीएचईएल टाटा पावर के लिए एक खबर आई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले जो फ्लोरो बैकशीट एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उस पर संभव है, तो इसका इम्पैक्ट अपने इनकाउंटर्स पे देखा। ये खबर जो है जैन इरिगेशन और नाटको फार्मा के लिए भी थी। सीएट, अपोलो टायर्स, इनके लिए रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है कि कंपनियों के लोकल ऑफिसर्स पे सीसीआई का छापा पड़ा है। कंपटीशन नियमों के उल्लंघन को लेकर छापा जो है इन कंपनियों पे पड़ा है, तो इसके बाद इनकाउंटर्स में दबाव भी देखने मिला। सन फार्मा डिप्रेशन के लिए एक दवा है जिसको इस कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है। जुबिलेंट फार्मोवा, एसएनपी ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको घटा दिया है, स्टेबल से घटा के नेगेटिव किया है और बजाज फाइनेंस में एसएनपी ने जो आउटलुक है उसको स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव किया है। तो एक अच्छा एक खराब। बीएचईएल, इराक से इस कंपनी को कंप्रेसर पैकेज के लिए एक ऑर्डर मिला है। सारेगामा डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनी के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है उसको मंजूरी मिली है। एचडीएफसी बैंक, शॉपर स्टॉप के साथ इन्होंने करार किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए करार जो है वो किया गया है। ब्लॉक डील्स हुई है ओएनजीसी में 29 लाख शेयर्स की, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया में 2.2 करोड़ शेयर्स की और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1.66 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जय ठक्कर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सचिन जी और आशीष सर जुड़ चुके हैं। आइए बिगुल पहला सचिन जी के लिए बीटीएससी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर एल&टी इन्फोटेक में एक ब्रेकआउट हो रहा है वापस 6200 का लेवल, ये थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है निकालने के लिए। जिस तरीके से आरएसआई प्लेस्ड है, कन्वर्जन हुआ है, मुझे लग रहा है ये अटेम्प्ट इसका फेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एल&टी इन्फोटेक के फ्यूचर में टारगेट होगा अराउंड 6320 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 6185 पे खरीदारी करनी है एल&टी इन्फोटेक के फ्यूचर्स में। एल&टी इन्फोटेक के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब आशु सर से भी पूछ लिया जाए एक बार उनके स्प्रेड्स पर या फिर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटजी और बाजार का मूड एक्सपायरी के पहले बताएं सर। अनिल जी, जो बाजार का व्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट है कि बाजार में मंदी नहीं है। और अनिल जी, जो अपडेट है उसमें 2 अपडेट हैं। एक 17,100-300 का स्प्रेड दिया था
वो 17,500 तक सेफ है। अनिल जी है तो अभी भी सेफ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना क्लोज आने के बाद थोड़ा जिटरी हो सकता है, तो उसमें ना 8 से 10 रुपए का भी नोशनल लॉस हो रहा है, तो मुझे लगता है बुक कर लेना चाहिए। हालांकि अगर 17,400 450 बंद हो गया तो अनिल जी उसमें बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, जैकपॉट लग जाएगा, बट वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए उसमें 8-10 रुपए का लॉस है, वो बुक कर लेना चाहिए। अगर किसी को फिर भी रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड था अनिल जी 17,500 की कॉल हीरो या जीरो 40-45 रुपए में थी कि डबल हो जाएगा, जीरो स्टॉप लॉस। अनिल जी आज वो सुबह 90-95 रुपए बिक गई, अभी भी उसका भाव 52-53 रुपए है, तो मुझे लगता है कि वो जिसने अगर ऊपर बेची है तो दोबारा ले सकता है, अभी भी चांस है। समहाउ मुझे लगता है कि अनिल जी निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। ये जो डाउ के जो फ्यूचर्स नीचे आए हैं इसके चलते मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई है, बट मुझे लगता है कि अनिल जी अभी भी निफ्टी में पकड़ है और 14,600 से 700 तक का, कल तक का तो नहीं, ये अगले 2-3 दिन में 14,600 700 800 तक 17,600 700 800 तक जा सकता है। और अनिल 850 क्रॉस कर गया तो 18,500 जो नया हाई है हम वो भी देख सकते हैं निफ्टी में। तो अनिल जी ये दो पड़ाव है जो जरूरी है कि अगले 200-300 पॉइंट की एक मूव लगती है और उसके बाद अगर वो क्रॉस कर गया तो 18,500 भी लगती है। और अनिल जी ब्रॉड अंडरलाइन मेरी सेम है कि मंदी नहीं है, तो इंडेक्स में बिल्कुल मंदी नहीं करनी चाहिए। अनिल जी स्टॉक्स जो थे जुबिलेंट या बाकी सारे थे वो सब ठीक कर रहे हैं। एक नया स्टॉक है अनिल जी, उसकी मैं कॉल देना चाहता हूं, वो कॉल आपने भी कवर की है और शायद 1-2 एनालिस्ट ने और भी कवर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है और वो अब एक और बड़ी तेजी में, क्योंकि होता है अनिल जी अगर वो 10-15-20 रुपए चल जाए तो लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो कि नॉर्मल एक साइकी होती है और राइट साइकी होती है ट्रेडिंग के लिए। बट मुझे लगता है अनिल जी उसमें 30-40 रुपए की और चाल आ सकती है, तो वो स्टॉक है अनिल जी डीएलएफ। डीएलएफ अनिल जी जिस तरह से ऊपर के भाव पे 340-45 की कंसोलिडेशन के बाद उसके बाद 365 पे आपने आइडेंटिफाई किया और अब 382 के आसपास आके खड़ा हो गया है, तो अनिल जी मुझे लगता है कि आप ये 365 रुपए के स्टॉप लॉस से डीएलएफ में बाइंग करनी चाहिए और ये अगला भाव 425-450 का बनाने के मींस अग्रसर लगता है। तो अनिल जी जो नया स्टॉक है, नया मतलब वैसे तो पुराना ही है लेकिन उसमें रिन्यूड बाइंग कॉल है, वो है डीएलएफ। तो डीएलएफ बिल्कुल यहाँ पे हम भी 50-75 रुपए की तेजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार शॉर्ट टर्म वाला जरूर 357 का टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन 340 का जो पोजिशनल स्टॉप लॉस दिया था कि अगर आप 2 हफ्ते के लिए ले रहे हैं तो फिर आप 400 प्लस के टारगेट रखिए, 425 तक के, और होल्ड करिए। बिल्कुल आशीष सर की तरफ से भी वही कॉल आती दिख रही है आपके लिए, 425-450 तक के टारगेट के लिए डीएलएफ में आपको बने रहना है, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचना नहीं है, ये आपके लिए बढ़िया होगा। और स्टॉप लॉस आप अब 365 पर ले आएँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है। 31 मार्च कल ही है ना, 31 मार्च कल है, और फ्राइडे को 1 तारीख, पहली तारीख भी है, गुड़ी पड़वा भी है, नया फाइनेंशियल ईयर भी है, हफ्ते का आखिरी दिन भी है, नई सीरीज की शुरुआत भी है। ये तो फ्राइडे से 1 तारीख से है, ये तो हमें पता है, लेकिन और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और वो कल ही से आपके लिए जो लागू हो जाएंगे, ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताइए क्या क्या होने वाला है। तो अनिल जी निफ्टी में बदलाव होगा, बैंक निफ्टी में होगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स में होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में होगा, तो काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि कौन से है। तो सबसे पहले तो निफ्टी 50 में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें देखिए अपोलो हॉस्पिटल जो है अब वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है और IOC निफ्टी 50 के बाहर जाने वाला है। अब क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल हिस्सा बनेगा तो इसके चलते अपोलो हॉस्पिटल में बाइंग आ सकती है, करीब 15-15.5 करोड़ के आसपास की बाइंग जो अपोलो हॉस्पिटल में आ सकती है, और वेटेज जो होगा अपोलो हॉस्पिटल का करीब 0.6% के आसपास का हो सकता है। IOC क्योंकि बाहर जा रहा है तो करीब $10 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो IOC में होने वाली है। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे और बदलाव भी होने वाले हैं, कुछ वेटेजेस चेंज होंगे जिसमें एक्सिस बैंक और टाटा स्टील का वेटेज जो उसमें मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके चलते आधे से $1.5 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज इन काउंटर्स में आएंगे। वेटेज कम होगा इन्फोसिस का, जिसके चलते $3.2 करोड़ के आसपास की बिकवाली इस काउंटर में हो सकती है। SCL टेक, JSW, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस, इन सब के वेटेज कम हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली हो सकती है। इसके अलावा निफ्टी बैंक में RBL बैंक जो है वो बाहर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब निफ्टी बैंक का हिस्सा होगा, और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 6.7 करोड़ के आसपास की खरीदारी हो सकती है, इनफ्लोज आएंगे बेसिकली, और RBL बैंक में 2.4 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज जो डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको देखने मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेटेज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो करीब 1.85% के आसपास रहेगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, यहाँ वेटेज बढ़ेंगे, इसके लिए इन्फ्लोज आएंगे। वहीं
SBI, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यहाँ पे वेटेज घटेंगे, इसके लिए थोड़े बहुत आउटफ्लोज हो सकते हैं। फिगर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं पर्सिस्टेंट सिस्टम जो है वो भी निफ्टी IT इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, तो इसके चलते करीब $3.5 करोड़ के आसपास के इन्फ्लो जो है वो पर्सिस्टेंट सिस्टम में आ सकते हैं। L&T टेक जो है वो बाहर होने वाला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी सारे बदलाव होने वाले, तो काफ़ी सारे बदलाव होंगे जिसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेंगे। मेन निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको नजर रखनी है। एक इंपॉर्टेंट है, अपोलो हॉस्पिटल अंदर आ रहा है कल से, और IOC बाहर। बैंक निफ्टी में RBL बाहर, बैंक ऑफ बड़ौदा अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा की इज्जत बढ़ गई। आई थिंक पहले हुआ करता था, फिर बीच पहले में निकल निकल गया और वापस आ गया। तो चलो, दो बड़े बदलाव इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, बदलाव की बात निकली तो बदलाव तो काफी लोग चाहते हैं। अभी भी एक ट्वीट आया है मेरे पास में, ये खतरनाक वाला बदलाव है जो चाहते हैं। कुणाल जी जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि इस ट्वीट में आपको भी टैग किया गया है। ग्रीष्म अग्रवाल साहब हैं, तो उन्होंने बोला, डियर अनिल सिंघवी जी, टीनेजर्स अब जो ट्रेड करना चाहते हैं उन टीनेजर्स के लिए उन्होंने लिखा है कि जो वो अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुबह के समय में हमारे स्कूल खुल गई है मॉर्निंग। तो बोले कि आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्याह पे आप जी बिजनेस के माध्यम से NSE BSE को गुहार लगाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ट्रेडिंग टाइम बदली जाए जिससे कि टीनेजर्स भी ट्रेड कर पाए। वो तो ट्रेड कर ग्रीष्म जी, पढ़ाई कब करोगे? भाई साहब गजब है। कुणाल जी आपको भी टैग किया उन्होंने, और वो बोल रहे अभी 2:12 पे उनका ट्वीट आया है, तो मेरी एकदम नज़र पड़ गई। टीनेजर्स आपके काम का नहीं है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। लग जाए तो खून निकल आता, वो है ना राजकुमार का डायलॉग, आज को याद होगा, जानी ये चाकू है वैसा। तो अभी आप पढ़ाई करिए, आराम से पढ़ लिख के तैयार हो जाइए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। हमारे से 8 जनरेशन पहले था और हमारे बाद जितनी जनरेशन आएगी रहने वाला है। सो ये टाइम है, टीनेजर्स जब आप हैं तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक बार पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री लीजिए, अच्छी क्वालिफिकेशन लीजिए, जो आपकी योग्यता है उस हिसाब से जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करने का वक्त वापस नहीं आएगा। अब आज आप मुझे बोलो पढ़ें, तो मैं तभी पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। उसी चीज़ को पढ़ता हूँ, बाकी पीछे वापस भेज दे तो नहीं जाए, नहीं होता। वो एक उम्र होती है हर काम की। तो इस उम्र में आपको ट्रेडिंग, कमाना, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए अभी थोड़े वक्त के लिए। अच्छी बात है शुरुआत करना, लेकिन शुरुआत करनी तो फिर इन्वेस्टमेंट से कीजिए। इस उम्र में आप स्कूल कॉलेज के ज़माने में हैं और आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप कहीं काम करके पैसा बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करिए। ट्रेडिंग अभी नहीं करनी। ट्रेडिंग करने के लिए अभी वक्त है, पहले पढ़िए, क्वालिफिकेशन लीजिए। बाकी कुणाल जी को टैग किया तो कुणाल जी बोलेंगे जो बोलना है। जी कुणाल जी। अनिल जी पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो अनिल जी बहुत मैं देखिए इनमें बहुत प्रतिभा है और बहुत सारे ऐसे यंग लोगों से अनिल जी हाल में मेरी भेंट हुई, तो अनिल जी सब बहुत इच्छुक हैं, सब बहुत इंटरेस्टेड हैं और सब छोटा छोटा निवेश कर रहे हैं, अपने पॉकेट मनी को बचाकर शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं। और अनिल जी मैंने पाया है कि बहुत ही समझदार निवेशक हैं ये यंग लोग। तो अनिल जी लेकिन जो आपने कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं। अभी स्कूल शुरू हो गए हैं, 2 साल बाद तो इतनी मुश्किलों से स्कूल शुरू हुआ है, तो पूरी तरह से स्कूल पर फोकस करें और उसके बाद वीकेंड पर अपने शेयर्स खोजें और उसके बाद लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो अनिल जी ये सलाह रहेगी सभी यंग लोगों को। तो फिलहाल हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आराम से कमाने की और ये सब ट्रेड करने की पढ़ाई कर लो, बस बाद में सब देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद तो हाँ। तो मेरे भी केस में ऐसे था, जब मैं CA कर रहा था, हॉस्टल में ज्वाइन हुआ ही था, मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, तो मेरे मामा भी CA करते थे, वो CA फाइनल में थे। तो पता बात करते थे दोस्तों को आपस में कि अरे मैंने इसमें पैसे लगाए, उसमें पैसे लगाए, और सब चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ने वाले हो तो वो होता ही है। तो एक दिन मैंने पूछा मामा को, मैंने कहा मैं भी लगा दूं? तो उन्होंने बोला चुपचाप पढ़ाई करो, CA करने के बाद जो करना है करना। और उनको जैसे ये समझ में आया उन्होंने तुरंत मुझे CS भी ज्वाइन करवा दी साथ में। और टाइम निकाल दिया। तो बोले कि नहीं ऐसा है, तुम मई में CA का एग्जाम देगा, जून जुलाई में CS का देगा, बीच में 2 महीने में जंग नहीं लगेगा, पढ़ता रहेगा, और तब तक जुलाई का एग्जाम देगा, CA का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर पास हो गया तो अगली पढ़ाई करनी, नहीं हुआ तो वापस वही करनी है। तो ये और उसी वजह से आज 3-3 डिग्री हो पाई है। नहीं तो वो टाइम पास करते उस समय में कर लिया तो उस समय वो टाइम था पढ़ने का, पढ़ लिया तो ठीक है। इसलिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, पढ़ने के वक्त में पढ़ाई करें, ये ध्यान में रखना बहुत। उस समय आपको मालूम था मार्केट में आएंगे? ना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं था। मतलब CA करने के बावजूद कभी मार्केट का प्लान न था, न मीडिया का प्लान था, कभी नहीं। सब कहाँ से गए भगवान जाने। अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हो गया ये। जो
ईश्वर की इच्छा है, जहाँ ले जाए वहाँ। ओके, किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, बाय करना है HDFC लाइफ पर, ये 2 दिन का व्यू है तो अप्रैल सीरीज के में बाय करने की सलाह है। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 538-50 के आसपास का रेट है, इधर बाय करना है। 531 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 555-560 के 2 दिन में टारगेट्स आ जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 540 का अप्रैल का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 23 रुपए में मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। 19 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 29 और 33 ये 2 टारगेट्स फ्राइडे तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ खरीदारी करिए ऑप्शंस के जरिए, चाहे ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर लीजिए, वरना आप कैश के लेवल दे रहे हैं किरण जी, बट अप्रैल फ्यूचर्स पर भी आप नजर रखें। 2-3 दिन में आपको बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिखेगी। एक बढ़िया मूव आ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, इस पर डालिए नजर, मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, आज भी इस पर बात हो रही थी और बढ़िया एक्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको एक बार फिर से दिखा रहा है। 2% ऊपर डेज हाई पर ये काउंटर आते हुए दिखा है इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट अभी एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है, DLF के बाद ही हमने देखा एक्शन आ रहा है। एक व्यू भी लिया जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। सच जी क्या राय रखते हैं? 1650 के पार जा रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग से ऐड करने हैं दीपांशु। काफ़ी दिनों से हम इस पर एक लॉन्ग बायस से ट्रेड कर रहे हैं एंड अभी भी जिस तरीके से इसका डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1700 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही है एंड जिस तरीके से इसने अपनी ओपनिंग मेंटेन रखी है, इसके नीचे के स्विंग्स नहीं आए हैं, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस 1645 पे भी रखा जा सकता है फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉयमेंट के लिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है अराउंड 1710 का। आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर आपको रखनी है नजर, अच्छे एक्शन में ये काउंटर आ रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ये भी मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, 1460 के पार जग रहा है। काफी कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव यूनाइटेड ब्रूअरीज में आपको आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें। यूनाइटेड ब्रूअरीज सेकंड हाफ ही इसका एक्टिव रहा है, फर्स्ट हाफ में तो इसने कुछ नहीं करा है। यहां से और कोई ट्रेडिंग का मौका दिखता है? देखिए, एक अच्छा पैटर्न चार्ट पर विकसित होता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न को एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे, केवल एक ब्रेकआउट की पुष्टि 1480 के ऊपर हो जाएगी तो 1480 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा इसमें जबरदस्त तेजी बनेगी और यहां पर ऊपर काफी बड़ी जगह है। मुझे लगता है कि 1600 के लेवल्स भी स्टॉक पे आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो 1480 के ऊपर मेरी खरीदारी कराए। यूनाइटेड ब्रूअरीज जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है। थोड़ी देर में विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, एक बेहतरीन कॉल लेकर जानेंगे कि उनके रेडार लग रहा है जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। कर लेते हैं स्वागत। हाँ, थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो विश्वेश जी के वाइब्रेशंस बिगुल के साथ। स्वागत है विश्वेश जी, बताएं सर। जी देखिए, कल हमने 36,000 का कॉल दिया था और आपने कहा था 36,000 के ऊपर खुलेगा तो क्या हुआ, और आप देख लीजिए 36,300 आज है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, जिस हिसाब से इंट्राडे में कंसोलिडेशन हुआ है, बैंक निफ्टी 37,000 के हो जा रहा है, तो डेटा सपोर्टिव है, ग्लोबल मार्केट इतना कुछ खास नहीं गिरा है। मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी के 36,200 के कॉल ऑप्शन में बाय करनी चाहिए। और जिस हिसाब से यहाँ पे सेटअप है अनिल जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 36,700 36,800 की ओर जा रहा है। एक्सपायरी है, 1 डे पेंडिंग है, लेकिन आप ये समझिए कि मार्केट आज 36,400 जाने के बाद में इंट्राडे में बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी 36,200 के नीचे नहीं टिक रहा है। दैट मींस देयर इज अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग। 36,000 के कॉल का अगर आप अभी ओवाई देखोगे अनिल जी, अभी भी 15 लाख शेयर है और आज के दिन में 15 लाख शेयर एड हुए हैं 36,300 के कॉल में। तो मुझे लग रहा है 36,300 के कॉल में अनवाइंडिंग आएगी, तो दैट इज द रीजन वी आर बाइंग 36,200 इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो अभी 290 के आसपास चल रहा है अनिल जी। यहाँ पे 180 का स्टॉप लॉस रखेंगे और जिस हिसाब से डेटा सेटअप बन रहा है मुझे लगता है 400 और 550 के टारगेट होंगे। 36,200 की कॉल ऑप्शन है। 36,200 वाली कॉल ऑप्शन कल वाली लेनी, करेक्ट? कल सर हमने कल 36,000 का कॉल ऑप्शन दिया था अनिल जी, और कल हमने दिया था 300 पे, हमारा 500 का टारगेट था। आज का हाई 550 का है। 36,000 कॉल ऑप्शन, बहुत ही गजब। और आज भी अभी भी कल वाली लेनी है ना, अभी मतलब अभी राइट मनी लेंगे अनिल जी, हम 36,000 से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे 36,200 में।
सी एनर्जी, मेरा ये मानना है कि अगर बैंक निफ्टी आज 400 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है और यहाँ से अगर और 400 पॉइंट बढ़ सकता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इन द मनी लेते हो तो डेल्टा बहुत हाई होता है, एट द सेम टाइम बिड आस्क स्प्रेड भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम एक स्ट्राइक इन द मनी लेंगे, मतलब 36,300 चल रहा है फ्यूचर, हम 36,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 290 के आसपास चल रही है। क्या गजब दिमाग लगाते हो आप एकदम, है बिल्कुल। इन द मनी भी कौन सी वाली लेनी, वो बिल्कुल सोच समझ कर एकदम प्रीमियम के लिहाज से और लिक्विडिटी के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कॉल ऑप्शन 36,200 का आज और कल के लिए विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी, पहले तो कल वाले इसकी कॉल के लिए भी आप बधाई स्वीकार करिए। कल बैंक निफ्टी में आप और हम साथ साथ ही बुलिश हुए थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप भी मुझे बोलो। अनुज जी, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि अभी क्या व्यू है आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी में? नहीं, तेजी, बिल्कुल तेजी का व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी 2 बजे हम यही बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप से अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी डिप मिलेगी तो फिर से खरीदा जाएगा, नहीं तो भी 36,425, 36,600 ये 2 मिनिमम टारगेट तो है ही है बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल के, मैं बता रहा हूँ। और 36,600 के पार निकले तो 36,800, 900 तक फिर जाने की तैयारी। तो ये आपको दिख रहा है, तो थोड़ा नीचे मिले बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो जहाँ मिले वहाँ खरीदना है बैंक निफ्टी। ये आपके लिए तो बहुत ही मजबूती के साथ अच्छा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बनाएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है टाटा पावर। टाटा पावर में खरीदारी की राय है, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन है। टाटा पावर का इंट्राडे चार्ट देखते ही बनता है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 240 रुपए पर 240 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 251 रुपए का 251, इवेंचुअल टारगेट 257, 257 रुपए। टाटा पावर काफी दिनों की सुस्ती के बाद तेजी के लिए तैयार है। ओके, टाटा पावर में है खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 244 तक पहुंच चुका है और उसके ऊपर 240 का स्टॉप लॉस लगाकर 251, 257। और कुणाल जी राकेश जी की मदद करने के लिए खबर भी नीचे आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर पावर कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आती हुई दिख रही है। कैबिनेट से मेगा पावर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है और साथ ही 1 जनवरी 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी लागू होगा। तो कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर आती हुई दिख रही है जो आपके लिए साफ तौर पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए आती दिख रही है। टाटा पावर को लेकर भी ये खबर, मेगा पावर पॉलिसी 2009 में कुछ बदलाव किए गए और इस बदलाव को मंजूरी दे दी गई, जो कि पावर कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। यूएमपीपीज होते थे सर, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। टाटा का तो है ही मुंद्रा में। यस, मुंद्रा। तो एसेंशियली क्या होगा सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो अच्छा करार हो जाएगा, फाइनेंसिंग के लिए, रीफाइनेंसिंग के लिए इन्हें आसानी मिल जाएगी। ये रेट्स बढ़ाने के लिए तो ऑलरेडी बात चल रही है, क्योंकि कोल के दाम 4 गुना बढ़ गए जब आखिरी बार प्राइस फिक्स किए गए थे। करेक्ट। तो वहाँ से भी उन्हें राहत मिल रही है। तो ओवरऑल इन रिफॉर्म्स को अगर आप एक साथ जोड़ें तो फिर काफ़ी बड़ी पोटेंशियल बन जाती है। ऑफ कोर्स टाटा पावर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, बट अदानी पावर को भी इसका फ़ायदा होगा। एनटीपीसी ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा। सीईएससी जैसे काउंटर्स पर भी आपको रखनी है नज़र। टॉरेंट पावर भी एक काउंटर आता है, बट आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा टाटा पावर को ही होगा और इसलिए सबसे ज़्यादा एक्शन जो है टाटा पावर पर ही हम देखेंगे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा एक्शन इसी में आता दिखा है। सबसे ज़्यादा एक्शन एक और स्टॉक में आता दिख रहा है जिस पर सुबह सुबह सब लोग बुलिश हुए थे। एनी केसेस, आइडिया बताएं सर। आइडिया नहीं, आइडिया तो हमने लड़वाया था बुल वर्सेस बियर। किरण जी का बजाज फिंसर, हिमांशु जी का बजाज फिंसर, बिल्कुल गजब का एक्शन। 16,890 था फ्यूचर्स का दाम जब इन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी। और आप देखिए बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ 17,230, वाओ, डे हाई पर 700 रुपए बढ़ गया। किरण जी कमाल कर डाला और बहुत टाइम से एकदम सही समय पर आपने और हिमांशु जी दोनों ने ये बेहतरीन पिक्स दी, तो उनको भी बधाई। अब बताएं सर, एक बार जरा अपडेट दे दें इसका। अनिल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बजाज फिंसर्व होल्ड ही करना है। अभी जिन्होंने लिया है उनको प्रैक्टिकली भूलना है कि हमने ले लिया है। प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। मैंने जो टारगेट दिए थे 18,000, 18,300 वो आराम से आ जाने चाहिए। काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेकलाइन थी, मैंने ट्वीट भी किया है उसके चार्ट का। मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। तो छोटे से करेक्शंस आ सकते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, अभी डीप डाउन लगाना पड़ेगा। 17,050 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा मानना है कि आपको 18,000, 18,300 जो कि पहले टारगेट्स आ जाने चाहिए, वो आने के बाद हम रिव्यू लेंगे। उसके पहले उस स्टॉक को भूलने की तैयारी में रहना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई। हाँ,
बजाज फिनसर्व की बात निकली तो फिर किरण जी के कॉन्फिडेंस है आप? तो सवाल ही नहीं, इसलिए मैंने बताया ना कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हिमांशु जी को ये गलतफहमी तो हुई थी कि मैं आगे था, और वो गलतफहमी सही भी थी, लेकिन फिर भी मैं भी कभी कभी तो बायस हो ही जाता हूँ। किरण जी को देंगे चांस, ऐसा है, तो किरण जी को चांस दिया, सही दिया एकदम। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इस पर तो बनता है। बजाज फाइनेंस भी खरीदारी करने की राय आपको वागले साहब ने दी थी सुबह सुबह। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ, जय के लिए भी गुल। जय जी, बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। एल&टी इन्फोटेक, इसका 6200 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, जो करीब अभी 336 से लेके 340 तक मिल रहा है अनिल जी। 336, 340 ये रेंज में खरीदे एल&टी इन्फोटेक का 6200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एल&टी इन्फोटेक में एक अच्छे लेवल्स हमें ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। जहां तक ये कॉल ऑप्शन का सवाल है अनिल जी, अभी तो अप्रैल सीरीज का लेना है ये, और पूरी सीरीज अभी जो स्टार्ट होएगी एक्सपायरी के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 414। ये पहला टारगेट बन रहा है, सेकंड टारगेट वो भी 470, 470 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अनिल जी, बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी के लिए, कीपिंग के काफी दिन बाकी है और जस्ट स्टार्ट हुई एक्सपायरी होगी। जो हिसाब से अनिल जी आईटी स्टॉक्स ने क्लियरली एक कम बैक किया, अगर देखें तो इन्फोसिस तो 52 वीक हाई के करीब पहुंच चुका है, और एल&टी इन्फोटेक भी थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन है, तो करेक्शन हमें देखने मिला। उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बढ़िया रिवर्सल दिखा रहा है, एक ब्रेकआउट मैं कहूंगा टेक्निकली हमें देखने मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6500 के पार निकलेगा जी। 6700 तक के टारगेट्स इसके अप्रैल में मिनिमम दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज नियरली अराउंड 500 पॉइंट्स। 8% की मूव मैं एल&टी इन्फोटेक में देख रहा हूँ, और इसीलिए थोड़े अग्रेसिव टारगेट 470 तक के दिए मैंने इसके 6200 के कॉल में। नीचे में जो जी स्टॉप लॉस इसका प्लेस करना होगा वो जी अनिल जी, स्टॉप लॉस इसका अनिल जी जो प्लेस करना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 276। ओके, तो 276 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 6200 का कॉल एल&टी इन्फोटेक। थोड़ी देर पहले सचिन जी भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दे रहे थे। धन्यवाद ले लें सचिन जी की तरफ से, आपको बड़ा वाला है धन्यवाद एकदम, क्योंकि आपका भी कॉल ऑप्शन बड़ा एग्रेसिव आया है। अच्छा, एग्रेसिव होते हैं हमारे सेठी साहब, जिनके टारगेट्स एक पे एक ऐसे धड़ाधड़ पहुंचते कि पूछे मत। आइए बिगुल के साथ करते हैं सेठी साहब का स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, आपका वो एक लिक्विड स्टॉक बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है, पता है आपको, कुछ आइडिया है उसके बारे में? लिक्विड स्टॉक? हाँ, कॉफी वाला CCL प्रोडक्ट्स। CCL प्रोडक्ट, बिल्कुल। हाँ, जो आपने मेरे ख्याल से कल शाम वाले शो में भी दिया था, और पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से आपकी रिकमेंडेशन SPL में थी, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। मैं खुद ही भूल जाता हूँ कमेंट करके। कोई बात नहीं, आप तो ये सब चीजें हमारे पे छोड़ दो, हम सब याद रखते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। तो स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है? अनिल जी, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। 2 स्टॉक्स है, बताइए पहला। अनिल जी, जो आपका पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम पहले बोलता हूँ, सनसेरा इंजीनियरिंग, SANSERA, सनसेरा के नाम से ट्रेड होता है। 609-610 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जो कि ऑटो कंपोनेंट के अलावा नॉन ऑटो सेगमेंट जैसे कि एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, इन सब के लिए भी कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है। एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है इनका, ग्लोबल OEMs को सप्लाई करती है, और भारत में भी बजाज ऑटो, जो कि इसका सबसे बड़ा कस्टमर है, बजाज ऑटो से इनको 20% का रेवेन्यूज आते हैं। हीरो मोटो, मारुति, इन सबको कैटर करती है। फिर आपके 16 प्लांट्स है इस कंपनी के, भारत में 15 प्लांट है और 1 प्लांट है स्वीडन में। इसका भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है। IPO सितंबर 2021 में आया था, और सबसे अच्छी बात है IPO आया था 744 के लेवल पे, ये स्टॉक ने हाइट किया 890 के, और वहां से फिर करेक्ट होकर अभी ये 610 के लेवल है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और उस IPO के दौरान अच्छे नाम आए थे एंकर इन्वेस्टर्स में, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बाकी कई सारे म्यूचुअल फंड्स है प्रेजेंट इसमें, नोमुरा, एक्सिस, ICICI प्रू। मुझे लगता है ये जो अब ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का अब जो तेजी देखी जा रही है, उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा। स्टॉक अच्छे लेवल्स पे गिरावट के बाद आ चुका है, मुझे लगता है यहाँ पे इसमें
बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 640 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 600 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए राय सानसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक नया स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज, SIGACHI सिगाची, जो कि अभी 287-288 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी NCC यानी कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस ये बनाती है। ये NCC जो प्रोडक्ट है ये यूज होता है फार्मा इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस और कॉस्मेटिक्स में। ग्लोबली वर्ल्ड की टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से एक ये कंपनी है। फुल्ली इंटीग्रेटेड इनके प्लांट है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। बाकी अनिल जी ये भी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। 30 साल का एक्सपीरियंस, ROE है 32% का, एबिटा मार्जिन से 21%, 60% से ज्यादा का रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है, 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। डेट लेवल भी बहुत ही मैनेजेबल, 0.22 का डेट इक्विटी रेशियो है। और इसका भी IPO नवंबर में आया था, 163 के भाव में IPO आया था, 101 गुना IPO सब्सक्राइब हुआ था और स्टॉक ने फिर वहां से 635 तक की दूरी तय करी और उसके बाद अब ये करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 282 रुपए का। तो ये है आपके लिए सिगाची इंडस्ट्रीज और साथ ही सनसेरा इंजीनियरिंग, जहां पर सेठी साहब की खरीदारी की राय आ रही है। सिगाची 310 के टारगेट के लिए खरीदे, सनसेरा पर आप 640 का टारगेट रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। स्ट्रैटेजी तैयार है? आइए अनिल जी से लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा डाउ फ्यूचर सुस्ती दिखा रहे हैं, हालांकि 4 दिनों में अच्छी तेजी भी हुई है। 100 पॉइंट्स ही नीचे हैं, कुछ ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, बट डाउ फ्यूचर्स में हल्की सुस्ती है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग उसी प्रोपोर्शन में गिर रहे हैं, 0.4% नीचे। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, हालांकि कल हमने देखा लगभग 3% की तेजी जर्मनी फ्रांस दोनों में आई थी। कच्चा तेल अब थोड़ा ऊपर जा रहा है, 111 पर हमने देखा था सर, 112.50 पर आ गया है, तो थोड़ी अपमूव अभी अभी कच्चे तेल में आई है। और एशिया आज मिक्स्ड क्लोज हुआ था, बट ठीक ही रहा। तो एक्शन ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस समय मूव आती हुई दिख रही है, शायद आज शाम को कुछ हो, बट बताएं हमें क्या ध्यान में रखना है। बाजार में भयंकर तेजी के संकेत है। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, तो ग्लोबल क्यूज का तो उसका मतलब खतरनाक वाली। हाँ, सबूत बताऊं? बता। एक ऐसा स्टॉक जो जब बाजार बहुत खराब होता था तब अकेला चुपचाप बढ़ते रहता था, अब वो खराब होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये न समझा जाए कि बाकी बाजार बढ़ेगा। आशु जी अपनी राय दीजिए। आज निफ्टी 17,500 पे आ गया और ITC 2.5% नीचे है। जब कोई नहीं बढ़ रहा था तो ये बेचारा अकेला बढ़ रहा था, अब आज ये अकेला करता है, इसका मतलब मार्केट में तेजी है। नहीं अंकल, अनिल जी मार्केट में तो तेजी है ही है और ITC में भी अनिल जी वो तो देखिए एक्सपायरी वाले करेक्शंस हैं ये सारे, जो लास्ट 1-2 दिन के अनिल जी ये जो मूवमेंट्स है ना, ये एक्सपायरी वाले करेक्शन है। इसमें जैसे मेटल्स है, आप देखिए सेल में 101 में कैसे ब्रेकआउट दिख रहा था, 97 रुपए आ गया, फिर वो सेल सस्ता स्टॉक और उसमें मतलब पब्लिक JSW छोड़ के या कोई बड़ा हिंडाल्को छोड़ के उसको सेल अच्छा लगता है कि जब मेटल्स की बात होती है। तो देखिए अनिल जी आज कैसे है, सेम इज द केस विद वेदांता। बट मैं फिर भी मेटल्स के लिए जैसे बोलता हूँ कि अनिल जी मुझे मेटल्स ऊपर अच्छे नहीं लगते, बट ITC में ऐसी कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, इट इज ओनली एक्सपायरी प्रेशर। और जितना अनिल जी जो टायर्ड बुल सिंड्रोम्स होते हैं ना वो ITC में आते जा रहे हैं, और जो मैं इतनी बड़ी ओवरबॉट पोजीशन देखता था वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अनिल जी कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है ITC के अंदर, मतलब ठीक है ITC और बाजार भी ठीक है, मतलब ये कोरिलेशन अब चलेगा नहीं आगे जो पहले होता था। चलिए आपने बोल दिया तो ठीक है। आइए अब सवाल पे आते हैं जो दीप ने पूछा। दीप, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपकी आज की क्लोजिंग 17,400 के नीचे की नहीं होगी। ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है जो डेटा बन रहे हैं। 17,350 17,400 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 70 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस सीरीज के लिए जो कल खत्म होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि 17,500 के ऊपर भी निकलकर बाजार बंद होने की तैयारी में नहीं है आज, अभी वक्त बिताना चाहता है। क्यों? क्योंकि 17,500 पर कॉल राइटर्स हैं 88 लाख शेयर,
पुट वाले खड़े हैं 63 लाख शेयर, तो 17,500 थोड़ा सा रुकावट की जगह है। सो अब 3:05 का जो हमारा लेवल है वो है 17,525 का। ओके, 17,515, 17,525 बनता है। अगर इसके ऊपर 3:05 के पहले निकल जाए तब तो और भरपूर दिल खोल के खरीदारी करेंगे। क्यों करेंगे वो भी बता दूं। ऐसा नहीं कि 3:05 हो गया 17,525 हमें अच्छा लगता है ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वैसा नहीं। डेटा है, क्या है डेटा जी, सुनिए जरा, दंग रह जाएंगे। 17,500 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिकने, 17,525 के ऊपर टिकने पर सिर्फ एक छोटी सी चीज होगी और वो होगी शॉर्ट कवरिंग, जो अभी आशीष सर भी कह रहे थे, वो भी बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी। सिर्फ 2,07,00,000 शेयर 2,07,00,000 शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे अगर 17,500 के ऊपर आज आप बंद होते हो। 2 करोड़, जी हाँ, 17,400 के ऊपर आप निकल चुके हैं ऑलरेडी। 1 करोड़ शेयर वहाँ पर 17,400 के ऊपर आपके कॉल राइटर्स ट्रैप हैं, और 17,450 के ऊपर ऑलरेडी आपके दीप देखिए 1,15,00,000 शेयर ट्रैप है, और 88 लाख शेयर जो ओपन इंटरेस्ट है, लगभग हाईएस्ट ही मान के चलिए उसको। 88 लाख शेयर 17,500 के कॉल राइटर खड़े हैं, अगर ये फंसे तो गए काम से। ये है कमाल, समझे आप? बड़ा नंबर है सर। हाँ, इसलिए अगर 3:05 तक आप 17,525 के ऊपर निकल कर टिक जाते तो आज ही 17,565 होना चाहिए, और कल तक आपको 17,625, 17,675 भी दिखा दे तो बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट आ जाए। और नहीं आया तो ठीक है, आप नीचे में 17,350, 17,400, ऊपर में 17,525, 17,565 इस रेंज में थोड़ा आके रुक जाएंगे। सो ओवरऑल डेटा सपोर्टिव है, नीचे की रिस्क आपको पता है, तो फिर दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं। समझ गए सर, क्लियर? ठीक है, ओके, परफेक्ट। ये तो होगी आपकी बात निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कहाँ पर है? 36,300 के आसपास। 36,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखिए, गारंटी है। ठीक है, 26 लाख शेयर हैं पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट का काम करेगा। 36,300 आपके लिए रस्सा कशी ताकत आजमाइश वाला लेवल है, उसी के आसपास टाइम पास चल रहा है काफ़ी देर से, क्योंकि 36,300 के कॉल पर 18 लाख शेयर है और 36,300 के पुट पर 12 लाख शेयर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम पास करेंगे 36,250, 36,350 की रेंज में। फिलहाल 36,500 के ऊपर निकलने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है आज बैंक निफ्टी को, क्योंकि 27 लाख शेयर वहाँ पर भी है, वो भी हाईएस्ट है। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, बैंक निफ्टी में 36,000 पे 26 लाख शेयर, 36,500 पे 27 लाख शेयर बराबर है। बीचों बीच में आप देखो 36,250, 36,300 के आसपास ट्रेड कर, एकदम बैलेंस डेटा है। तो 36,500 के नजदीक आएगा, 36,425, 500 प्रॉफिट बुक करेंगे। 36,150, 36,050 की रेंज में आएगा, खरीदेंगे और बीच में कुछ नहीं करेंगे। अगर करने हैं तो तेजी करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, लेवल का इंतजार करेंगे। सेम चीज निफ्टी में 17,350, 17,400 आएगा, खरीदेंगे। 17,525 पार करेगा तो भी खरीदेंगे, अदरवाइज यहाँ पर इंतजार करेंगे। बहुत क्रिस्टल क्लियर, बाय एंड डिप्स का मार्केट है, लेवल का इंतजार कीजिए, या तो पार हो जाए तब खरीदिए, पार ना हो तो नीचे के सपोर्ट पे आए तब खरीदिए। ये क्रिस्टल क्लियर एकदम। ओके, तो ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आइए बढ़ते आगे। हाँ, और उससे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है, उसके साथ साथ कुछ कुछ कमोडिटीज की कीमतें कम होती दिख रही है। आज आप देख भी रहे हैं मेटल शेयर तेजी से गिरे हैं। सुबह सुबह वेदांता पे शॉर्ट कॉल भी दिया था हमारे सुमित जी ने। मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद। नेहा, बताइए कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन है? सर, वैसे तो फंडामेंटल्स अभी भी देखा जाए तो कमोडिटीज में, फिर चाहे नॉन एग्री हो, कच्चा तेल हो, मेटल हो, कुछ भी हो, हैं अभी भी तगड़े। लेकिन राहत की बात हमारे लिए हो जाती है, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई बुरी खबर ना आए वो भी एक अच्छी खबर होती है। तो अभी पिछले 3 हफ्तों में जो हाईज हमने मार्केट में लगते हुए देखे थे, कच्चा तेल $140 पे चला गया था, सोना अपने रिकॉर्ड के करीब $2,077 पे चला गया था, चांदी जो कि आमतौर पर कभी भागती नहीं है, भागेगी तो इधर उधर भाग के वहीं आ जाती है, वो हमने देखा $27-28 पर चली गई थी। सिर्फ यही नहीं, मेटल ने सबका दिमाग खराब करने का पूरा काम किया। एल्यूमिनियम, निकल अभी भी परेशान कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज जिसमें इतनी तेजी कभी नहीं दिखती थी, वो हमने बनते हुए देखी। और ये सब हुआ 7 से 9 मार्च के बीच में, जब हमने 24 फरवरी को रशिया को यूक्रेन पे धावा बोलते हुए देखा। एक के बाद एक खबरें आती चली गई और हमने देखा कि बहुत तेजी से 2 हफ्तों के कम समय में सभी कमोडिटीज की कीमतें या तो रिकॉर्ड स्तर पर चली गई या फिर मल्टी ईयर हाइस पर चली गई, मल्टी मंथ हाइस भी नहीं। वहां से अच्छी बात यह हुई है कि अब ये जो शांति वार्ता हो रही है दोनों देशों के बीच में, लगातार खबरें आती चली गई कि अब यहाँ शायद सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 दिन का युद्ध हो चुका है अब,
उसके बाद हमने कल एक भारी भरकम करेक्शन आता हुआ मार्केट में देखा। ऑफ कोर्स आज आप कहेंगे कि भाई कच्चा तेल भी बढ़ गया, सोना भी चढ़ गया, लेकिन फैक्ट ये है कि अपने अपने रीसेंट रिकॉर्ड से 3 हफ्तों में ये नीचे आए हैं। कोयला, जिसका जिक्र दीपांशु आप अभी कर ही रहे थे कि बहुत तेजी देखिए, रिकॉर्ड स्तर पर इसकी कीमतें चली गई थी, वहां से 40% इसकी कीमतें हल्की हुई हैं। कच्चे तेल में आप ब्रेंट क्रूड की बात कर ले, 18% हमने इसे हल्का होता हुआ देखा है। सोना चांदी ये चले गए थे, ये भी ऊपर काफी तेजी से बढ़े थे, 7.5 से 7.25% का करेक्शन हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। मेटल्स, आयरन और एल्यूमिनियम, निकल, इनमें हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ बनते हुए देखी थी। अपने अपने रिस्पेक्टिव हाइज से ये कहीं भी 7.5 से 10% तक हल्के हुए हैं। जिंक में भी हमने हल्का सा करेक्शन देखा है। मैंने बात की थी कि एग्री कमोडिटीज चढ़ी हैं। जैसे ही ये युद्ध का ऐलान हुआ था, बिगुल बजा था, हमने देखा था कि खाने के तेल, ग्रेन्स, सारी ये कमोडिटीज हैं वो बड़ी तेजी से भाग गई थी, क्योंकि इनका सीधा सीधा वास्ता रशिया यूक्रेन से है, जो कि बड़े प्रोड्यूसर्स में से आ जाते हैं। सोयाबीन, अगर आप इसकी बात कर ले, 5.5% ये अपने हाई से सस्ता हुआ है। गेहूं 21% नीचे आया है। लंबर की हम बात कर लें, 28-30% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। मक्का 7.5%। चीनी की कीमतों को भी हमने हल्का होता हुआ देखा, सस्ता होता हुआ देखा है। और सबसे ज्यादा राहत की बात खाने के तेलों में रही है। पाम तेल 17.5% तक नीचे आया, ये भी रिकॉर्ड स्तर पे चला गया था। और सोया तेल 10% तक ये भी सस्ता हुआ है। तो क्लियरली आप फंडामेंटल्स अभी भी इसके तगड़े ही हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड की जो स्थिति है वो इन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जाहिर तौर पर राहत की बात है, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध ने आग में घी का काम किया था, उस मामले ने अब इसे ठंडा करने का भी तुरंत काम किया है। बिल्कुल, तो राहत की बात तो डेफिनेटली आपको आती हुई दिख रही है यहाँ पर। और इसलिए हम देख रहे हैं थोड़े एफएमसीजी काउंटर्स में खरीदारी है, ऑटो काउंटर्स में खरीदारी, जो एंड यूजर्स हैं उन्हें आज राहत मिलती हुई दिख रही है सर, तो उसका फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला मामला। आइए कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल, और उसके साथ ही एक स्पेशल पिक हिमांशु जी भी देना चाहते हैं, वो भी जुड़ेंगे जी। और स्पेशल पिक आपको देना चाहते हैं हमारे किरण जी भी। पूरी लाइन है और लाइन लंबी है, तो किरण जी और हिमांशु जी की जोड़ी आगे आज कौन हो गया? अब कौन है आगे, हिमांशु जी या किरण जी? चेक करता हूं, तब तक एक बार पहले चार्ट कॉर्नर का बिगुल तो बजा दें। चार्ट कॉर्नर कुणाल जी, राकेश जी। बताएं कुणाल जी, राकेश जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल तो बच गया चार्ट कॉर्नर का, लेकिन अनिल जी ये हमारी पिक ऑफ द डे माना जाए। और ये जो स्टॉक है अनिल जी, ये है एसआरएफ। अब एसआरएफ को सिमी जी ने छोड़ दिया वागले जी के लिए, वागले जी ने शायद छोड़ दिया सिमी जी के लिए। तो अनिल जी अब इसका ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ एसआरएफ के चार्ट पर दिख रहा है। स्टॉक ने 2650 की एक मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है, और जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लगता है कि इसमें आपको बड़ी दमदार तेजी देखने को मिलेगी। ओवर टू राकेश। अरे जी, बेहतरीन ब्रेकआउट है, और कुणाल जी ने राइटली मेंशन करा कि एसआरएफ लगता है हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 2660 2660 का स्टॉप लॉस लगाना है और एसआरएफ को खरीदना है। 2800 पहला टारगेट है, 2855 दूसरा टारगेट है, और एसआरएफ है हमारा पिक ऑफ द डे वाला स्टॉक ऑफ द डे। कल का काम आज ही करते हुए कुणाल जी और राकेश जी, आपने कहा कि सिमी जी ने आपके लिए और वागले साहब के लिए छोड़ दिया, तो वागले साहब ने कहा हाँ मेरे लिए छोड़ा है, तो वागले साहब के लिए भी बिगुल, उनकी भी कॉल। बताएं वागले साहब। अनिल जी बिल्कुल, राकेश जी और कुणाल जी ने बिल्कुल सही लेवल्स पे स्पॉट किया है। मैंने भी वही लेवल्स पे स्पॉट किया है। अभी 2720 है, यहाँ से लेकर 2710 की बाइंग रेंज होगी, 2680 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन टारगेट भी इसमें वन वे लंबा टारगेट है। 2820 का पहला टारगेट, और मेरा पोजिशनल टारगेट तो मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ये 3000 के पार जाएगा अगले महीने में। तो ये है आपके लिए अगले महीने तक के लिए बड़े बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं इस बार। आइए, एक बिगुल हिमांशु जी के लिए और उनके साथ बिगुल किरण जी के लिए। दोनों की पार्टनरशिप जबरदस्त चल रही है आज सुबह से। तो जबरदस्त बजाज फिनसर्व के बाद फिर से पार्टनरशिप। और साथ ही किरण जी की तरफ से भी हैं। तो पहले तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको सुबह के लिए बधाई। रेमंड्स सुबह की शॉर्ट टर्म पिक एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की कमाल करती हुई दिखिए। अब आइए, स्पेशल पिक क्या है आपकी?
अनिल जी स्पेशल पिक वही है, फिर से अनफॉर्चुनेटली लास्टेस्ट फिंगर हो गई। तो 2680 2675 के ऊपर जबरदस्त ब्रेकआउट एसआरएफ में आता हुआ नजर आया अनिल जी। इनफैक्ट ये भी मैंने कल के मॉर्निंग शो में कवर किया था, और आपने जब इसके बारे में डिस्कशन किया था तो वागले जी ने और मैंने दोनों में ही इस पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की थी। और आज वो ब्रेकआउट अनिल जी जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे 2680 2700 के ऊपर का, वो आता हुआ नजर आया है। अनिल जी एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है बहुत ही स्मार्टली। यहाँ पर अनिल जी अभी अप्रैल सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुई है और उसमें 2700 और 2800 की कॉल में अनवाइंडिंग होनी शुरू हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो 2825 2830 तो कंजर्वेटिव टारगेट है ही, जो कि लगता है कि इसी हफ्ते में आ सकते हैं। बट अप्रैल सीरीज के लिए 3000 तक के एसआरएफ में टारगेट आते हुए नजर आएंगे अनिल जी। शॉर्ट टर्म बीटीएससी के तौर पे 2680 का स्टॉप लॉस है, पोजिशनल तौर पे 2650 तक का टारगेट है, स्टॉप लॉस है माफ कीजिएगा, और 3000 तक के टारगेट हैं। एसआरएफ में जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट बड़ा ब्रेकआउट, और यही ब्रेकआउट दिख रहा है किरण जी को भी। किरण जी आपका भी कमाल यहीं पर है हिमांशु जी के साथ में। सभी पैनलिस्ट को एक ही चार्ट देखने को मिला, पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है अभी। तो अभी जिस तरीके का ब्रेकआउट है, मेरा मानना है कि ये टारगेट काफी में 3000 के कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस कैश लेवल्स पे 2670 का रहेगा। क्या बात है, कुणाल जी को, राकेश जी को, वागले साहब को, मैं सोच रहा हूँ सीबी जी को भी फोन लगा के पूछ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है दीप इसमें थोड़ी ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ जिस तरह से एकदम से एसआरएफ में जो ब्रेकआउट आया है और सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे आया, इसका मतलब कुछ न कुछ बड़ा होने की तैयारी में, या फिर कुछ चाइना रिलेटेड कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं जो इनके लिए काम के हो। क्योंकि इस तरह का मूव और एक साथ सबके चार्ट्स पर आना, कौन बचा पैनल पे, एक बार जरा दिखाइए कौन बचा उनको। जय आपके भी आ गया हो तो बताइए दो एसआरएफ। अनिल जी सभी लोगों ने दे दिया, मैं भी देख ही रहा था। बढ़िया ब्रेकआउट अनिल जी, अनडाउटेडली आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। अनिल जी जो हिसाब से स्टॉक ने 2700 के लेवल्स निकाले अभी, आई थिंक 2700 के नीचे ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव अभी लास्ट 40-50 मिनट जो बची है उसमें आना नहीं चाहिए। 2700 के नीचे ही, दैट इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। एंड 2700 के लेवल अगर ये होल्ड कर जाता है आज के दिन में, आज के क्लोजिंग में अनिल जी, और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है, देन आई थिंक लगभग हमें 2850 2900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और बड़े लेवल्स के लिए तैयार होता दिख रहा है एसआरएफ। वाकई में कुछ तो बड़ा होने की तैयारी में हमारी रिसर्च टीम इस पर काम कर रही है, जरा पता लगाने की कोशिश करेगी कि फंडामेंटली क्या कुछ बदला है। 3000 रुपए तक के बड़े बड़े टारगेट्स सारे एक्सपर्ट, वैसे ये है भी वैसे ही है। स्टॉक जब भागता है तो फिर उसी तरह से उसी स्पीड से भागता है। आइए अब वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है भसीन साहब आपका। फिर से 17,500 के दर्शन आ गया ऊपर घूम फिर के मार्केट, और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ। पहले तो अपडेट भी दें और आउटलुक भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अपडेट ये है, सबसे सुबह आपने मेरे मुंह से ले लिया था जी, देखिए 285 वाला 300 का भाव मार गया आज ही। वाह क्या बात है, गजब। लीजिए सुबह और आज में कितना फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। एमएनएम, गोदरेज कंज्यूमर, बॉश और सीमेंट के शेयर्स नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अब 2 नहीं 3 पिक्स है आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी न्यूज आई है जो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स है, और पावर में पावर लेंडर्स आर इन द स्वीटेस्ट स्पॉट एवर, क्योंकि पावर कंजम्पशन ह्यूज है, गर्मी जो ज्यादा है, और पावर यूजेज इज एक्सेलेंट, और पावर कॉस्ट आर एट द लिमिट, पावर कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट फॉर पीएफसी आरईसी। तो मैं होल हॉग पीएफसी आरईसी में जाऊंगा। 112 में लीजिए, 109 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, 7 से 8% आपको दिख जाएगा बाय नेक्स्ट वीक। और सिमिलरली आरईसी 123 रुपए में लीजिए, 119 का स्टॉप लॉस, 130 to 31, 6-7% यू विल गेट इन दीज। तीसरा पिक अनिल जी, मैं अपडेट देना चाहता हूं। मैंने 40 रुपए पे कहा था आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी हैज मेड एन ऑल टाइम बॉटम। इसका भाव आपको 45 रुपीज दिख जाएगा 10th ऑफ अप्रैल तक। जो है बने रहिए, और जो बाकी लेना चाहे 38 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, 45 का टारगेट। और चौथी मेरी लास्ट पिक है, सारे एचडीएफसी चल गए, एचडीएफसी एएमसी। दिस क्वार्टर द रिजल्ट्स विल बी फिनोमिनल बिकॉज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैव बीन एक्सीलेंट। तो 2140 में लीजिए, 2080 का स्टॉप लॉस, 2350 का टारगेट आपको एचडीएफसी एएमसी में दिखना चाहिए।
ओके, एक बार जरा सर IDFC फर्स्ट बैंक के टारगेट्स बताएं। 38 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसके टारगेट्स क्या रखे जाएंगे? 45, राइट? 45 से कम मत बेचना। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 4 पिक्स, REC, PFC, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC AMC यानी कि HDFC म्यूचुअल फंड। ये है भसीन साहब की तरफ से आपके लिए कुछ दमदार एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, ये आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कोफोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है एंड मुझे लग रहा है कल के सत्र में IT वापस थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। लगभग जिस तरीके से स्विंग बना है 44-55 के आसपास, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट होगा कल के सत्र के लिए लगभग अराउंड 45-20 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है कि लगभग 46-60 तक ये पर्टिकुलर मूव भी एक्सटेंड होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी प्रेशर। तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज जहां पर आपको करनी है खरीदारी। मिड कैप IT यही है जहां पर अच्छा एक्शन है। आइए जय को की कॉल ले लेते हैं। बिगुल, जय का जैकपॉट। कैश का ऑप्शन दे रहे हैं जय बताइए। जी दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो विश्वेश ने भी कहा कुछ समय पहले, अनिल जी ने भी कहा और मैं जस्ट अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि जो हिसाब से बैंक निफ्टी 36,000 आज के लेवल्स में तो होल्ड किया है, 36,200 भी होल्ड कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। इनफैक्ट 36,300 बहुत ही इजीली निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का ही एक कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो 7 अप्रैल की एक्सपायरी है उसी का इसका ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसकी जो स्ट्राइक है दीपांशु वो है एट द मनी स्ट्राइक 36,300 की स्ट्राइक ही मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अभी खरीदने के लिए। यहाँ पे 631 635 ये रेंज में आपको मिलेगा बैंक निफ्टी का 36,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन 7 अप्रैल की एक्सपायरी का दी। इसको आप खरीद कर चले। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस दीपांशु प्लेस करना होगा वो जो मैं देख रहा हूँ दैट कम्स टू अराउंड 448। सो 630-35 की रेंज में खरीदे। 448 का दीपांशु स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट जो ऊपर में इसके निकल कर आ रहे हैं दैट इज 870 870। दूसरा टारगेट है 1020 सो 870 1020 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद कर चले। बिकॉज अगर ये 36,300 के ऊपर अगर आज फाइनल आवर में अगर जो है क्लोजिंग उसमें अगर टिक गया तो बढ़िया ही है। तो आई एम श्योर कि हमें जो नेक्स्ट लेवल दीपांशु देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में दैट वुड बी डेफिनेटली नियर अराउंड 36,700 750 36,700 750 के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर 36,300 के ऊपर बंद होता है, कामयाब होता है उसके ऊपर बंद देने में, फेलिंग टू डू सो अगर नहीं भी होता है देन आई बिलीव दैट 36,000 से लेकर 36,200 की जो रेंज है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पर। टिल दोज लेवल्स आर हेल्ड प्रोबेबिलिटी ऊपर की जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैंने चूज किया। इनफैक्ट मैं अनिल जी की भी कमेंट्री दीप सुन ही रहा था कुछ समय पहले 17,500 से लेकर 17,525। इनफैक्ट मैं भी क्लोजली वही लेवल्स वॉच कर रहा हूँ। अगर वहां पे कुछ मुझे डेवलपमेंट नजर आता है तो डेफिनेटली वहां पे भी हम एक निफ्टी में भी रिकमेंडेशन देंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ओके, तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 36,300 वाला। क्या लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए आज बैंक निफ्टी की? 36,200 स्पॉट लेवल, राइट? अनिल जी 300 अगर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा 36,700 750 की ओर जाने का। नहीं भी हुआ देन टू इज फाइन। 36,000 से 200 से लेके 36,000 की रेंज भी काफी कंफर्टेबली होल्ड कर जाता है। तो मगर 300 के ऊपर अगर अनिल जी बंद आता है स्पॉट लेवल्स देन आई थिंक गैप अप होने के कॉन्फिडेंस है तो चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जोर लगाओ थोड़ा, फिर ज्यादा दूर थोड़ी है। 36,280 के आसपास ये 36,300 के ऊपर ही चाहिए क्लोजिंग। देखो क्या होता है, बहुत नज़दीक है और 17,500 के नज़दीक बैंक निफ्टी भी आपको नज़र आएगा। आइए जरा जोर आपके लिए लगवाते हैं सुमित जी से। सुमित जी दे रहे हैं आपको एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून।
जी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एकदम मजबूती पकड़ रखी है। तो निफ्टी के अंदर मेरे पास कॉल ऑप्शन है कल की एक्सपायरी का 17,450 का कॉल 101 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 102 103 के आसपास है अभी। इसको खरीदारी करें। नीचे के अंदर 51 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 17,500 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा तो 17,550 से 17,600 तक के लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 17,450 के कॉल का ऊपर में जो टारगेट बनेगा 151 रुपए से लेके 171 रुपए तक का बनेगा। 17,450 कॉल लेना है 51 के स्टॉप लॉस से 151 से 171 के टारगेट के लिए। ओके, तो आ गए सुमित जी के पूरे के पूरे लिफाफा लेवल सारे। आई थिंक वो वेट करते हैं 101 पर जब आते हैं तभी वो अपने कॉल देते हैं उस पर, या जो 101 के आसपास है तो तभी पर उसी पर आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं, ये कोइंसिडेंस है, जब ऐसा सहयोग मिलता तो फिर मुनाफा बनने के चांस बढ़ जाते हैं। बढ़िया बात है। तो चलिए ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। बिल्कुल, नजर रखते हैं। बाजार तो अच्छे एक्शन में है ही, और जो आप बात कर रहे थे 17,500 का लेवल आ गया है, थोड़ी और अपमूव, और उसके बाद अनिल जी कह भी रहे थे कि बाजार अच्छे मोमेंटम में आएगा। आज आपको नजर रखनी है एक्सिस बैंक पर, क्योंकि यहां पर खबर आ रही है। एक तो एक्सिस बैंक ने कहा है 4:15 बजे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और अगर आप बाजार की बात माने तो लग रहा है जो सिटी बैंक और एक्सिस बैंक की डील की बात चल रही थी कई समय से, वो फाइनलाइज होगी, और उसी की घोषणा करने के लिए एक्सिस बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है। तो क्या है ये डील, क्या होंगे फायदे, किस तरह का बेनिफिट होगा एक्सिस बैंक को, जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताएं इसके बारे में। डेफिनेटली दीप, तो देखिए जो 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाजार ये मान के चल रहा है कि जो सिटी की रिटेल कारोबार को खरीदने की बातें लंबे समय से चल रही थी, उसी का ऐलान होते हुए नजर आएगा। हालांकि काफ़ी सारे लोग इस रेस में थे, लेकिन एक्सिस का नाम जो है वो बार बार सामने निकल के आ रहा था, और इसी का शायद आज औपचारिक ऐलान होगा। तो सिटी अपने रिटेल कारोबार को दरअसल बेचने जा रहा है। सन 2000 में इन्होंने NBFC और क्रेडिट कार्ड का विस्तार जो है वो भारत में किया था, और खासकर जो सैलरी अकाउंट है उसमें कामकाज शुरू करने वाली यह पहला बैंक था। नो डाउट एक्सिस के सामने अगर आप देखेंगे तो सिटी जो है वो भारत में थोड़ा छोटा बैंक है, लेकिन जो सिटी के खासकर जो कस्टमर्स है वो काफ़ी प्रीमियम माने जाते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो एक्सिस को होगा। ये डील जो है करीब 2 से 2.5 बिलियन यानी $2.5 बिलियन के आसपास की मानी जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो सिटी के पास कुल करीब 18,700 करोड़ के आसपास के जो रिटेल एसेट्स है वो है, उसमें 25% के आसपास लोन एसेट्स है। कुल अगर आप देखेंगे तो करीब 30,200 करोड़ के आसपास के सेविंग अकाउंट बैलेंसेस कंपनी के पास है। वहीं रिटेल में अगर आप देखेंगे इस कंपनी के पास खासकर होम लोन और कार्ड का सेगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कारोबार है इस कंपनी का। सिटी बैंक के पास कुल ग्राहक अगर आप देखेंगे 2.5 मिलियन के आसपास है, 1.2 मिलियन लोन अकाउंट्स है इनके पास, 35 ब्रांच, 4,000 कर्मचारी और 2.6 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो है इस कंपनी के पास है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिटी का जो मार्केट शेयर है करीब 4% के आसपास निकल के आता है। हालांकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास था, लेकिन जो ग्रोथ रेट रही है इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वो ज़्यादा नहीं रही है। पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास की ग्रोथ जो है इनके पास रही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक बड़ा है, क्योंककि करीब करीब 11-12 मिलियन के आसपास जो है एक्सिस बैंक के पास कस्टमर्स है क्रेडिट कार्ड के जो है, माफ़ कीजिएगा 11% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है, 4% जो है सिटी का है। तो ये पूरा कंबाइन होने के बाद एक्सिस के पास जो मार्केट शेयर होगा क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वो होगा करीब 15-16% के आसपास। नो डाउट इस पूरे मर्जर के बाद भी एक्सिस जो है नंबर 4 पे रहने वाला है। पहला HDFC, फिर SBI कार्ड, फिर ICICI और फिर एक्सिस का नंबर आएगा। बाकी फाइनेंशियल पे अगर आप नज़र डालेंगे ना तो इस पूरे डील से इस कंपनी की ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ROE में माना जा रहा है कि FY23 में 1 से 1.5% के आसपास का इजाफा जो है वो हो सकता है, और CET कैपिटल जो है उसमें 2 से 3% के आसपास की गिरावट हो सकती है। तो इन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ये माना जा रहा था कि बाकी बैंक्स के लिए खासकर कोटक के लिए शायद ये डील जो है ज़्यादा बेटर होती, लेकिन माना जा रहा है कि अब एक्सिस खरीदेगा। नो डाउट सिनर्जेटिक बेनिफिट्स उसके काफ़ी होंगे, कुछ हद तक रेशियोज में फ़र्क पड़ेगा, और CET जो है उसमें 2 से 3% के आसपास की गिरावट हो सकती है। तो ये है आपके लिए एक्सिस और सिटी की जो डील होने वाली है उस पर रखनी है नज़र। बड़ा एक्शन इस पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आइए एक बार ज़रा एक्सिस बैंक पर राय भी ले ली जाए, क्योंकि स्टॉक भी फोकस में है। किरण जी, कैसा लगता है सर एक्सिस बैंक का चार्ट? बैंकिंग में एक्सिस बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, और जिस तरीके से ये अपमूव आ रहा है, मेरा मानना है कि इधर से हायर लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। 730 का पोजिशनल मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 790-800 तक जाने की दमखम ये स्टॉक बिल्कुल रखता है। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। इस बीच
कल जो वरुण हम बात भी कर रहे थे, गैस प्राइस हाइक होने वाला है 1 तारीख से, उससे पहले ही IGL ने डिसाइड कर लिया कि ये गैस के प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार नहीं बल्कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो आई थिंक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाला था सरकार की तरफ से, ये भी आते हुए दिख रहा है। 1 अप्रैल से हर बार देखते हैं साल में 2 बार प्राइसेस रिवाइज होते हैं, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नए प्राइसेस आते हुए दिखते हैं। तो लग रहा है कि जो 2 दिन बाद से नए प्राइसेस आने वाले हैं वहाँ पर ऐलान आ ही गया। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान है। ONGC को दिखाइए इस पर, देखते हैं अगर वो नीचे से रिकवर कर रहा है। हालांकि आज OFS का दिन है तो सप्लाई की वजह से वो स्टॉक प्रेशर में है, 7% का डिस्काउंट है, बट ONGC पर आपको रखना चाहिए फोकस करिए थोड़ा। गेल पर भी, पेट्रोनेट LNG पर रखिए नज़र। इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं किस तरह से दाम बढ़कर आए। बट आई थिंक वरुण, आपने कैलकुलेशंस भी निकाली थी, कितना संभावित देखिए, हाँ एक्चुअली जो होना चाहिए ना वो करीब $7 से $8 के आसपास होना चाहिए, $2.9 के आसपास है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि शायद पूरा पास ऑन नहीं हो सकता है इस बार करीब $2-3 के आसपास बढ़े। तो 2.9 से आप समझिए हो सकता था कि करीब $4-5 के आसपास निकल के आए, इसके आसपास आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो गया तो फिर दिक्कत की बात बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी, बहुत सारी कंपनीज के लिए हो जाएगी। लेट्स सी कितना होता है। लेकिन पहले ये माना जाता कि शायद इस बार $2 बढ़ेगा और हो सकता है कि अक्टूबर में जो प्राइस हाइक हो उसमें $2-3 और बढ़ जाए। फिलहाल $3 है। हाँ फिलहाल 2.9 $5 हो जाएगा। $5 होना चाहिए, तो $5 में भी हाहाकार मच जाएगा। एक्चुअली $7-8 होना चाहिए। तो बुरा हाल हो जाएगा, वो तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए और दीप एक बात है, ये हमेशा प्राइस हाइक की जो खबर है ना, ये जैसे कि 1 अप्रैल को होने वाला है ना, तो 1 अप्रैल को ही आती थी। इस बार मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इतने जल्दी कैसे आ गई। हम वेट कर रहे हैं कि दाम एग्जैक्टली कितना हुआ है वो पता चले, बट नजर रखनी पड़ेगी। ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, नजर रखिए। सारे सिरेमिक स्टॉक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव ऑफ कोर्स होगा, वहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। गैस बेस्ड पावर प्लांट, स्पेशली टॉरेंट पावर जो ये चलाता है, उस पर भी एक्शन आएगा। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। ONGC सप्लाई की वजह से थोड़ा कमजोर है, अदरवाइज वहां पर भी इसका इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। तो बड़ी खबर है। फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ऑफकोर्स नेगेटिव है, क्योंकि फर्टिलाइजर उत्पादन में भी गैस का काफी बड़ा इस्तेमाल होता है। तो नजर रखते हैं, दाम बढ़े हैं 5.93, तो $5 की बात कर रहे थे आप, लगभग $6 हो गया। हाँ $6 हो गया। तो जो पास ऑन अभी भी $1-1.5 के आसपास पास ऑन नहीं किया है। तो पूरा पास ऑन नहीं है, पूरा पास ऑन नहीं है, लेकिन ठीक है। 5, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि $2-3 बढ़ने चाहिए, तो 5 के आसपास, 6 के आसपास ही आ गया। तो चलिए, तो जो अनुमान था उससे बेहतर है। हाँ बिल्कुल। और अब देखिए स्टॉक्स रिएक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। गेल भी अब थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है। प्राइस का ही हम इंतजार कर रहे थे और अनुमान से बेहतर ये प्राइस आया है। लगभग $5 का अनुमान था, उसके सामने करीब $6 का इस पर अनुमान आते हुए आपको दिख रहा है, जो एक्चुअल फिगर है। गेल थोड़ा मोमेंटम में भी है, क्योंकि बायबैक का भी इसके इंतजार है, तो वो भी एक फैक्टर है जिस पर हमने नजर रखी हुई है। जय, जरा गेल का चार्ट देखें। दीपांशु, जहां तक गेल का सवाल है, मैं आपसे अच्छा सहमत हूँ कि एक रिकवरी बहुत ही अच्छी आई थी स्टॉक में अपने 200 डेमा से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं, उसके जो रिसेंट लोज थे 200 डेमा के आसपास के 144 के, तो इसमें एक अच्छा अपमूव हमें ऊपर में लगभग 170 तक का देखने मिलना चाहिए थी। 170 के आसपास ही एक रिवर्सल लेवल है इसके ऊपर की तरफ। अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट ये स्टॉक वहां पे आता है एंड वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। और इम्पोर्टेंट दीप मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में फिर से हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो आई थिंक 144 लेवल ऑन द डाउन साइड इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। जब तक वो होल्ड करता है, अपसाइड के चांसेस ज्यादा है इसमें। और लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था उसमें भी वॉल्यूम्स की बढ़त हमें देखने मिली थी, ये रिकवरी में भी वॉल्यूम्स फिर से हमें आते हुए देखने मिल रही है स्टॉक में। सो 170 की ओर तो जा रहा है। वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड और बाय फ्रेश, स्टॉप लॉस 144 के नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए गेल, जिस पर रखनी है नजर, और नजर रखनी है बाजार के एक्शन पर, क्योंकि 3-5 हो चुके हैं 17,500 के ऊपर। इनफैक्ट 17,515, 520 पर निफ्टी है, 36,350 के करीब बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली उसी लेवल पर है दीप। आज का ही 17,522 है, तो 3:05 तक 17,515, 525 की रेंज में होना चाहिए, उसको पार करना चाहिए। एग्जैक्टली वही आके रुका है लेवल और डेटा। अब वही वाली बात है कि इसको आप क्या माने, कि ब्रेकआउट माने ना माने। तो मुझे 3-5 तक तो नहीं मिला है, वहाँ पहुँचा है। कल भी सेम यही सिचुएशन हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूव नहीं है। मूव आज के लिए नहीं है, क्योंकि ठीक है आज उतना ना भागे। अगर इससे पहले मिल जाता तो आपको आधा घंटा भागने के लिए मिलता था डायरेक्ट, तो उसके पहले अपने को चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर जाकर वहीं पर रुका है। सो स्ट्रेंथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये स्ट्रेंथ आपके कल काम आएगी,
जैसे कि आज काम आई कल की स्ट्रेंथ, जैसे कल काम आई परसों की स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ तो काम आएगी। तो कुणाल जी आपका 3:05, आज भी कुणाल जी ने 5-7 मिनट लेट क्या हुआ वो मैं दूसरे कॉल से ले रहा था, एक साथ SRF आप सब लोग आ गए थे, उसमें मैसेज आ गया 3-5 का क्या हुआ, ये लो 3-5 हो गया। कुणाल जी सेटिस्फाइड? अनिल जी मोर देन सेटिस्फाइड। अनिल जी अब देखिए अनिल जी 2:30 बजे अगर कोई भी कुछ बोल रहा हो, क्योंकि अनिल जी आमतौर पर मैं और राकेश जी तो बोल नहीं रहे होते हैं, तो जो भी बोल रहा हो अनिल जी काट के बीच में आप अपनी 3-5 का लेवल बता दीजिएगा। सेठी साहब के लिए कह रहे हैं आप ऐसे? नहीं अनिल जी, जो भी बोल रहा हो। देखो 2:30 बजे सेठी साहब का समय, 9:30 बजे सुबह के लिए बोलेंगे तो जैन साहब का समय है। नहीं अनिल जी हाँ अगर आप और मुझे छोड़ के अनिल जी कोई भी बोल रहा हो तो बीच में काट के प्लीज। तो आप सेठी साहब के लिए नहीं बोल रहे तो क्या फिर आशु सर के लिए कह रहे हैं? नहीं अनिल जी मेरी इतनी मजाल नहीं है अनिल जी। तो कुणाल जी सोचोगे सेठी साहब ही ठीक है आशु सर का नाम लेने से। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, कुणाल जी कभी पहले मेरे बारे में, फिर वो सिमी जी को भुआ जी बोल दिया, आप सेठी जी के बारे में, धीरे धीरे करके कैसे प्यार प्यार से अनिल जी ये सबका मतलब वो नंबर लगाते जा रहे हैं। और अनिल जी अभी आप SRF की बात कर रहे थे कि जैसे कुणाल जी ने कंप्लेंट की कि सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है, सिर्फ हमारे पे डाल दी है। अनिल जी सारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मतलब ये सब जानते हैं कि IDFC बैंक के ब्रेकआउट्स इन्होंने कब कब पकड़े। अब वो मंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिल जी के सिर्फ मेरी है नीचे जाने की, आप कोई IDFC बैंक की बात ही नहीं करता अनिल जी इनमें से बिल्कुल। अरे सब काम सब लोग करेंगे तो कैसे चलेगा फिर? 45 के ऊपर सारे, तो मैं भी कुणाल जी से कंप्लेंट जी मतलब सब काम सब लोग नहीं कर सकते ना, कोई सबको अलग अलग काम स्पेसिफिकली असाइन किया हुआ है। कुणाल जी से कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है इन्होंने। नहीं कुणाल जी ने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है स्टॉप लॉस के साथ लिए, तो वो तो देखिए ये तो ट्रेडिंग वाले मार्केट है, सारी चीजें आती जाती है, उसमें कोई सवाल नहीं है। हमने नहीं ली है। हाँ एक क्या बोले कुणाल जी? मैं सुन नहीं पाया। अच्छा हमने नहीं ली, ओके 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 चलिए हमने नहीं दिए। ओके चलिए 17,500 पर है इस वक्त निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 36,350 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सचिन जी के लिए बिगुल BTSWT का बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर अपडेट भी देना चाहूँगा। L&T इन्फोटेक का जो हमारा पहला कॉल था उसके लक्ष्य ऑलमोस्ट हासिल हो चुके हैं, 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है। कोफोर्ज जो थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया था, लगभग उसके इंट्राडे टारगेट्स के आसपास स्विंग हो रहा है। एंड ये जो नया कॉल है मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। अगर कल की स्ट्रेंथ नज़र आनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आई थिंक HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरीके से 1465 के आसपास से इसने एक रैली बनाई है पिछले 10 मिनट में, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए कल के सत्र में। 1490 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको, अराउंड 1462 पे खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर। ओके HDFC बैंक का फ्यूचर खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त। क्या बात है, एक एक करके आते जा रहे हैं। यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है। आज के दोनों कॉल सचिन जी के सुपर हिट रहे, L&T इन्फोटेक भी और कोफोर्ज भी, दोनों में टारगेट शो के दौरान ही आ गए। कमाल, बहुत ही बढ़िया सचिन जी, लाजवाब। दोनों के टारगेट आपके शो के दौरान ही आते हुए दिखे। क्या है काबिल? काबिल के बारे में किसी को कोई आइडिया है? जरा एक बार पूछ लूं मैं। क्या है काबिल? काबिल किसको पता है? कौन है काबिल? नहीं हाँ कुणाल जी बता, कौन है काबिल नहीं पूछा, क्या है काबिल पूछा है। जी बताइए कुणाल जी। अच्छा हाँ सवाल ध्यान से सुनो। कौन में तो अनिल जी मैं और राकेश जी बहुत हाँ इसलिए मुझे पता था, वो तो मुझे मालूम है कौन है, इसलिए मैंने वो पूछा ही नहीं। क्या है काबिल? अब हाथ खड़ा करो, देखे आशु जी भी हाथ। आशु जी बोलो। अनिल जी काबिल मेरे लिए तो मतलब मेरे को तो मूवी पता है, ऋतिक रोशन की मूवी है काबिल। अब आप किसको रेफर कर रहे हैं नहीं पता। नॉट बैड आशु जी, देखो आपने अपने हिसाब से एकदम सही जवाब दिया, लेकिन इसका असली और सही जवाब आपको जानना है तो चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष पर्दा उठाने जा रहे हैं, काबिल क्या है? आशीष सबको बताइए काबिल क्या है। सर सरकारी मेटल कंपनियों का जो है जेवी है। हाँ। और जेवी का नाम इंटरेस्टिंग है, खनिज
विदेश इंडिया लिमिटेड, विदेश नहीं है, विदेश है ये, विदेश, हाँ विदेश है ये। ये बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ बंगाल के वो इलाकों में वे को बे बोला जाता है। तो ये जेवी है सर, और इस जेवी क्या नाम पूरा बताया? इसका नाम खनिज, है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अच्छा, खनिज का के बना दिया, विदेश का BI बना दिया और लिमिटेड तो है ये, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये है काबिल है ये शॉर्ट फॉर्म आपने बनाया कि सरकार ने बनाया? नहीं सर, ये सरकार ने बनाया। ठीक है, हाँ मैंने देखा कि आपने इतना दिमाग लगा के रिसर्च लगा कि कम एक्चुअल नाम काबिल है। एक्चुअल नाम इसका अच्छा, तो आज काबिल सुर्खियों में क्यों बताइए? सर दरअसल अगर आप देखें तो ये जेवी पुराना है, लेकिन फिर से जो है हलचल हो रही है। काफी समय पहले जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो है करार हुआ, तो जिसमें अगर आप देखें तो लिथियम जैसे जो बजिंग मिनरल्स हैं इसकी एक्सप्लोरेशन की जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लिथियम के रिजर्व्स है, करीब करीब 63 लाख टन के आसपास है। और भारत में देखें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे आपको बढ़ावा देना है तो कॉस्ट को जो है मिनिमाइज करना होगा। और फिलहाल भारत में देखें तो लिथियम की जो डिस्कवरी हुई है केवल कर्नाटक में हुई है और बहुत कम है, 1600 टन के आसपास का जो है केवल यहाँ पर भंडार देखने को मिल रहा है। तो आगे फर्दर इसमें कैसे जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट को रिड्यूस करें, लिथियम जो है भारत में कैसे आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए जो है ये जेवी जो है बनाया गया था। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, मेटल कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, इनकी अच्छी खासी स्टेक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो नाल्को ये करीब 40% इस जेवी के अंदर होल्ड करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर की 30% है। एक अनलिस्टेड प्लेयर है MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 30% की जो है हिस्सेदारी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि आगे जाकर और भी बड़े प्लेयर जो है इसमें शामिल होंगे, जैसे कि कोल इंडिया है, NMDC है, ये भी इस जेवी का आगे जाकर हिस्सा बनेंगे। और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो माइनिंग एसेट्स हैं इस जेवी के अंतर्गत एक्वायर किए जाएंगे, जिसके चलते भारत में जो लिथियम की जो कॉस्ट होगी इसमें गिरावट आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम बजिंग होती जा रही है, यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करना जो है बड़ी प्राथमिकता बन रही है। 45 करोड़ के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ जो है सरकार इसमें जो है जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेगी। और जिसके चलते देखना होगा कि आगे जाकर किस प्रकार के एसेट्स से एक्वायर करते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की माइनिंग वॉल्यूम्स आती है। लेकिन 2 प्राइमरी स्टॉक है जो आपको रडार पर रखने चाहिए, नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर। नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, ये 2 स्टॉक्स होने चाहिए आपके रेडार पर। लिथियम माइनिंग के लिए ये करार है और इन्वेस्टमेंट्स भी ये करने जा रहे हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया। हालांकि आज ऑफ कोर्स इस पूरे सेक्टर में सुस्ती छाई हुई है, बट आगे जाकर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। चलिए, शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बैन से बेनिफिट भी ले ही लेते हैं, 3:15 का समय भी हो गया है। आइए बिगुल बैन से बेनिफिट। बताएं, 3 ही स्टॉक्स हैं आप तो आशीष? हाँ बिल्कुल। और ये इस सीरीज का खैर आई थिंक सेकंड लास्ट वैसे भी है। क्या कुछ बदलाव होने वाले? देखिए, बाहर आ सकता है PVR, इनफैक्ट बाहर आ ही जाएगा। 79.6% है। अब पोजीशंस घटेंगे, यहाँ से बढ़ने का तो सवाल नहीं है। तो PVR तो पक्का है कि बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी फ्रेश एंट्री किसी की नहीं हो रही है। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर देखें तो अभी भी 82% है, करीब 82.5% के आसपास है। और सन टीवी में 81% है। यहाँ पर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब कल तो खैर एक बार के लिए सब बैन से बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन PVR ये जो स्टॉक है ये पक्का बैन से बाहर आ रहा है। तो PVR तो चलिए बैन से बाहर आ ही रहा है, इस पर आप रखिएगा नज़र। सचिन जी जरा एक बार राय भी दे दे PVR पर। बढ़िया रन रही है इस काउंटर की, बैन में भी है। कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट जो रहेंगे और बैन से अगर बाहर आ जाते हैं तो? दीपांशु, ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा रनअप स्टॉक में देखा गया है। जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पे डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए लगभग 1750 से लेके 2000 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पर फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स की सलाह में नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छा बाय ऑन डिक्लाइंस कैंडिडेट है। तो 1750 के नज़दीक जैसे आ जाता है, मुझे लग रहा है वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। है आपके लिए PVR जहाँ पर रखने नज़र, बैन से बाहर आने के लिए तैयार हैं वागले साहब अपनी ट्रेडिंग कॉल के साथ। बिगुल वागले का बंडर। बताएं सर। दीपांशु, पावर स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। पावर ग्रिड में BTST करना है, 217 17.5 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 225 तक कल मिलना चाहिए। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस 213 का होना चाहिए।
आपके लिए पावर ग्रिड जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पावर रिफॉर्म्स की बात करी थी। 2009 के जो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के रिफॉर्म्स थे उनको एक्सटेंशन मिल गई अगले 3 सालों के लिए। उसका बड़ा फायदा आपको पावर ग्रिड पे भी होते दिखेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, उनके एग्जीक्यूशन को लेकर, उनकी फाइनेंसिंग को लेकर। तो डेफिनेटली राहत की बात है जहां तक पावर ग्रिड का भी सवाल है, और इसलिए इस स्टॉक पर भी आप अच्छा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। जय भी तैयार है अपने जैकपॉट कॉल के साथ। बताया जय। दीपांशु, अडानी के स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें कुछ दिनों से देखने मिल रहा है फॉर सम ऑफ द रीजंस, एंड अडानी पोर्ट्स में भी अगर आप देखो तो मोमेंटम एक अच्छा बिल्डअप हुआ है, इसीलिए इसका 780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदें। फिर से मैं कहूंगा कि अप्रैल सीरीज का ये, मार्च का तो नहीं लेना है। ये आपको मिलेगा अभी 33 रुपए 20 पैसे पे, 33.20 पे खरीदना है। अडानी पोर्ट्स का 780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज का। दीपांशु, इसका जो पहला टारगेट है वो है 4640 एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 52 का है। 4640 52 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु जो हिसाब से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें एक अपवर्ड जर्नी फिर से जो स्टार्ट हुई है, आई थिंक दिस कैन डेफिनेटली हेल्प दिस स्टॉक मूव अबाउट 800 के ऊपर अगर जैसे निकलेगा दी, सो चांसेस अडानी एंटरप्राइज ऐसे बढ़ जाएंगे इसके वे भी लाइफ टाइम हाई तक जाने के, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज अडानी स्टॉक्स हैव डन दैट। 52 की हाई लगा चुके हैं। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस आपको लगाना रहेगा 26 रुपए 50 पैसे का। 26.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप 780 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे। आई एम होपिंग कि ये जैसे ही 780 के ऊपर निकलेगा एंड देयर आफ्टर 800 तो फिर 52 वीक हाइज या तो लाइफ टाइम हाइज फिर से अडानी पोर्ट्स में भी देखने मिल सकते हैं। तो अडानी पोर्ट्स पर आपको रखनी है नजर। जय की तरफ से ये कॉल आ रहा है इस समय। कॉल ऑप्शन खरीदें 33 रुपए में 780 कॉल, 26.50 का स्टॉप लॉस, 46 और 52 के टारगेट्स के लिए। थोड़ी देर में अनिल जी से भी लेंगे उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी। तैयार है सर? आइए लेते हैं अनिल जी से। खास तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, कभी भी ले लो आप। चलिए सर, 3:20 अनिल जी की स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। पुलअप करते हैं डाउ फ्यूचर्स पर, और इस पर आपको बहुत ही बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से लगभग 50 अंकों की रिकवरी आपने डाउ फ्यूचर्स में आती हुई देखी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी मूव दिखेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, अभी भी गिरावट है पर निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। यूरोप के बाजारों में भी हल्की आपने रिकवरी आती हुई देखी। तो जी थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है। आई थिंक इनिशियल वीकनेस के बाद अब यहाँ पर सुधार आते हुए दिख रहा है। यूके के बाजार भी पॉजिटिव टेरिटरी में, हमारे बाजार भी अच्छे ही हैं। कच्चा तेल भी 101, 111, 112 के करीब है। क्या करके जाए सर? लेके जाना चाहिए कल के लिए लगातार 30। हाँ, मतलब अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं लग रही है। सावधानी के लिए 17,200 का पुट ऑप्शन अगर आपको लगता है कभी कोई ऐसा ऊंचा नीचा हो जाए जो पता नहीं है। वैसे तो रिस्क ऑन ट्रेड बन रहे हैं, तो इसलिए अभी ग्लोबल रिस्क कम तो हो रही, खत्म तो कभी नहीं होती। आप इक्विटी में जब भी ओवरनाइट पोजीशन रखते हो तो रिस्क एक बेसिक है, वो तो है ही हमेशा। तो अगर आपको रिस्क लगती है तो 17,200 का पुट, या फिर इधर आप 36,000 का या 35,800 का पुट लेकर आप हेज कर सकते हैं। 36,350 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होने को तैयार है, अच्छी क्लोजिंग हो रही है। 17,500 के आसपास निफ्टी बंद होने को तैयार है, अच्छी क्लोजिंग हो रही है, थोड़ी अपसाइड और है। एक ही कंडीशन पे खरीदना है दीप। 4 दिन से अमेरिका बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ी सुस्ती रहे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है। तो आप ये सोच के चलो कि अगर निफ्टी 7500 खुलेगा नीचे तो और लेना है, बैंक निफ्टी 200 नीचे खुले तो और लेना है। समझो आप 36,325 पे बंद हो रहे हैं, 36,050, 36,150 की रेंज में आएगा तो मैं और लूँगा। अगर निफ्टी मेरा 17,350, 17,400 की रेंज में आएगा तो मैं और लूँगा। वो कंडीशन है तो फ्रेश खरीदारी करके जाए, वो कंडीशन नहीं है तो जो है इसे होल्ड करें। और वो कंडीशन खरीदना तो है लेकिन डर लगता है तो फिर पुट ऑप्शन से हेज करके जाए। लेकिन है लॉन्ग साइड पे ट्रेड है, अब थोड़ा आज ले लें, थोड़ा कल ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तेजी की पोजीशन बना के रखने में कोई हर्ज नहीं है। मोमेंटम स्ट्रांग है, नीचे के लिए और थोड़ा सा जगह रखें आप। बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें और हेज के साथ आपको मेंटेन करनी है। ये अनिल जी की राय आपके लिए आ रही है। एक बार जरा जोमेटो का चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि वहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी वरुण बता भी रहे थे जोमेटो और एसआरएफ दोनों में बढ़ने की वजह ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना, एग्जैक्टली उसमें ये दोनों स्टॉक शामिल हो रहे हैं कल से।
तो ये बदलाव जो हो रहा है इसमें जोमेटो 10% इसलिए बढ़ा है कि थोड़ी खरीदारी वहाँ पर आ रही है। एसआरएफ इसीलिए बढ़ रहा है कि निफ्टी के बाद जो अगले 50 स्टॉक होते हैं उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं, उसमें एसआरएफ भी आ रहा है। तो एसआरएफ की भी तेजी की वजह वही है कि जोर से एक साथ सबके रडार पे आया, तो शायद वो उसी वजह से कि एक साथ कोई फंड बेस खरीदारी हुई होगी। लेकिन एक स्टॉक और है जिसका जिक्र करना तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि किसी का दिल दुखता है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। कोई स्टॉक ऐसे 5 मिनट में गिरे तो बताना तो पड़ेगा ना। जरा डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट लेकर आए सामने, उसके भी एक बार जरा दर्शन कर लीजिए। बहुत तेजी से एकदम फॉल वहां पर आता हुआ दिखा, इस स्टॉक में काफी तेजी से गिरा है। एकदम से 4000 के ऊपर था ये तो बड़ी तेजी से गिरा है। किसी अनबायस एनालिस्ट से चार्ट्स के बारे में पूछा जाए, इसके चार्ट्स देखें। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, मेरा तो व्यू कैसे आप अनबायस हो सकता है, कुणाल जी के पोर्टफोलियो का सितारा है, तो मुझे तो अनिल जी इसमें सपोर्ट ही सपोर्ट दिखते हैं। और यहाँ पर 3900 एक मेजर सपोर्ट है। स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा था। सुबह तक तो ये बातें चल रही थी अनिल जी की अदानी विलमार को खरीदो, वो 100 की पी पर है और ये डीमार्ट जो है 175 की पी पर है। अब लग रहा है कि कहीं इसकी पी अदानी विलमार की पी को मैच न करे। तो 3900 एक बेस है, अगर इसके नीचे निकल जाता है तो निकल जाना चाहिए। और ऊपर में 4200 एक रेजिस्टेंस है। 4200 के ऊपर निकलेगा तब कुणाल जी को यहाँ पे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। मैं वही चेक कर रहा था। मेरा चार्ट से ज्यादा चेक करने का इंटरेस्ट इस चीज में था कि आप अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं या नहीं देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया। तो थोड़ा बायस तो है। हाँ है, कम से कम अच्छी बात है, कम से कम एक्सेप्ट कर लिया कि है। ओके, दोस्ती का बात। हाँ, होता है, ठीक बात, इतना बनता है, चलता है, कोई खास बात नहीं। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए फाइनली कितने बजे। अच्छा, 5 मिनट अभी बाकी हैं और आइए मजबूती के साथ जो बाजार बंद होने की तैयारी करते हैं। आज कैश के स्टॉक्स में भी एक्शन पूरा है। यस सर। 2200 से ज़्यादा शेयर बीएससी पे मजबूत हैं, 1300 शेयर कमजोर हैं। एनएससी पे 1300 शेयर मजबूत है, 650 कमजोर है। तो यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी मजबूत है, अच्छी तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है। इस बीच में एक और स्टॉक जिसका आज फिर से एक बार थोड़ा जिक्र तो कर लें, नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, पॉलीप्लेक्स, जो सिमी जी का भी पसंद कर रहा है और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते एसपीएल में हिमांशु जी ने भी दिया है। 2600 काफ़ी हमारे एक्सपर्ट्स को लगातार पसंद आ रहा है। तो ये भी आप देखिए आज 2%, आज नया लाइफ टाइम हाई बन गया इसका, ऑल टाइम हाई पर पहुंचाई और वो लेवल है 2434। ये नया लाइफ टाइम हाई पॉलीप्लेक्स के लिए। ये आपका वही वाला है ना, किसी भी लेवल पर ले लो, नुकसान नहीं ना, ये बेचना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब जितना जब भी आपको खराब लगे मामला मार्केट का तब लेते रहे आराम से। मेरे ख्याल से अभी जब बाजार खराब हुआ था तब भी उसमें भी 1800 रुपये के नीचे गया नहीं जी। और जब मार्केट ठीक हुआ तो भागने में ज़बरदस्त आगे रहा है। 1800 से 2400 की यात्रा बहुत जल्दी तय कर दी इसने। करेक्ट। और फंडामेंटली बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करें। आई थिंक जो रीबैलेंसिंग के कुछ और स्टॉक्स हैं सर, उसमें भी एक्शन आ रहा है। तो एसआरएफ की हमने बात कर दी, जोमेटो की कर दी, पेटीएम आज 3.5% ऊपर है। हल्की खरीदारी इसमें भी होगी क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का कैंडिडेट बनता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट अच्छा स्पाइक पेटीएम पर आ रहा है। नाइका यहाँ पर खरीदारी हो रही है और माइंडट्री ऑफकोर्स मिड कैप आईटी वैसे भी एक्शन में है और माइंडट्री में तो आप पॉजिटिविटी इसलिए भी बनते हुए देख रहे हैं क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होने वाला है। 5-5.25% ऊपर और आईटी की मूव्स आज पकड़ी हैं सचित जी ने। तो एक बार जरा सचित जी से माइंडट्री पर भी राय ले ली जाए। सचित जी क्या करना है माइंडट्री में 4500 का लेवल? दीपांशु, यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स ही रिटेन करनी चाहिए। 4485 की एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक ऑलमोस्ट वो टारगेट्स के नज़दीक है। बट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, एक बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ था लगभग 4350 लेवल्स के आसपास, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 4700 के आसपास प्लेस्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइन मिलते हैं 4400 4410 के आसपास के, तो खरीदारी करने का ही मौका होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 4320 पर। तो ये है आपके लिए माइंडट्री जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट उस पर हो रहा है। थोड़ा रीबैलेंसिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ काउंटर्स पर हो सकता है, उस पर रखिए नज़र। HPCL थोड़ा आप देखिए उस पर। येस बैंक है, IGL है जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे, औरो फार्मा और GSPL। अपोलो हॉस्पिटल्स ऑफकोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर आ रहा है तो उसके रीबैलेंसिंग होगी, बट उसके सामने ये निफ्टी में इंक्लूड होने वाला है तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा एक तरह से। और RBL बैंक इस पर एक बार रखिए नज़र क्योंकि
ये बैंक निफ्टी से बाहर हो रहा है और इसके सामने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आते हुए दिख रहा है। आरबीएल बैंक शायद आज कमजोर हो, कल एक मूव आ सकती है। किरण जी, जरा आरबीएल बैंक के चार्ट देखें, आज 130 पर है। ऑफ कोर्स सेलिंग प्रेशर इस रीबैलेंसिंग की वजह से भी रहा है, कोई राय इस पर? आरबीएल बैंक में 128 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता है वो टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो वीकनेस आज देखने को मिलेगी, वापस एक बार 120 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑन द हैजर्ड साइड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सीरीज के लिए रेजिस्टेंस है वो 137 है। एक बार 137 निकल जाए फिर 150 की तैयारी होती नजर आ जानी चाहिए। तो करंट लेवल्स पे कुछ ना करने की सलाह है। 137 के ऊपर लॉन्ग और 128 के नीचे मंदी। ओके, तो यह है आपके आरबीएल बैंक। रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट काफ़ी सारे काउंटर्स में आपको आते हुए दिखा है। आखिरी आधे घंटे में ही यूजुअली हम देखते हैं जब भी ये बदलाव होते हैं वो रीबैलेंसिंग आती है। एचडीएफसी लाइफ आज का टॉप गेनर 3.5% ऊपर। कल एसबीआई लाइफ में ब्लॉक डील हुई थी, अच्छे लेवल पर हुई और उसके बाद अच्छी डिमांड भी रही। आज एचडीएफसी लाइफ टॉप गेनर है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, वागले साहब, किरण जी, हिमांशु जी की कॉल आती हुई दिखी थी और जबरदस्त एक्शन बजाज फिनसर्व ने आज दिखाया है, 3.5% ऊपर। पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी की मर्जर की खबर के बाद अच्छे एक्शन में रहा। हीरो मोटोकॉर्प आज बाउंस बैक आया, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन थी आईटी रेट्स को लेकर। इसके साथ ही एमएनएम में आपने खरीदारी देखी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही एक्शन में रहे। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, इसमें भी खरीदारी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल ये भी 1.5% ऊपर थे। तो दिग्गजों ने आज सहारा दिया है, इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बंद होते दिखा और बैंक्स का तो पूरा ही सपोर्ट बाजार के लिए था। ओएनजीसी, ओएफएस थी 5.5% नीचे गिरा, हालांकि ओएफएस के फ्लोर प्राइस के ऊपर ही बंद होते हुए आपको दिख रहा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील मेटल्स के लिए आज कमजोर दिन था क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा है। आईओसी आज निफ्टी में आखिरी दिन 1% नीचे बंद हुआ है। आईटीसी, इसमें आज थोड़ी मुनाफा वसूली थी, वैसे इसने बाजार को सपोर्ट करने का अच्छा रोल निभाया है पिछले कुछ हफ्तों में। कुछ और वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ आते हैं जहां पर आपको बड़ी मूव्स आज आती हुई दिखी हैं। 4.5% ऊपर गोदरेज कंज्यूमर था। ये जो कमोडिटी के प्राइस नीचे आए, स्पेशली एग्री कमोडिटीज, उसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को मिलते हुए दिखा। एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री दोनों में अच्छी खरीदारी आपने आती हुई देखी। एसआरएफ ऑफ कोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होगा, 3% ऊपर बंद हुआ। इंडिया मार्ट में आज अच्छी खरीदारी थी। आईआरसीटीसी लंबे समय बाद गेनर्स लिस्ट में आपको आते हुए दिखा। जेके सीमेंट में भी बढ़िया एक्शन आपने बनते हुए देखा। उसके सामने वीकनेस थी नैल्को, जेएसपीएल, वेदांता, एलएनटी फाइनेंस, औरोबिंदो फार्मा, एबी फैशन, रेन इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर और टेक महिंद्रा में भी जो गैस प्राइसेस बढ़े हैं उसका इंपैक्ट है। जोमैटो, पेटीएम, नाइका, 3 न्यू एज कंपनीज, 3 रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में आने के लिए तैयार हैं। तीनों में आपने आज बढ़िया खरीदारी देखी है। इस रीबैलेंसिंग की वजह से नाइका भी 4.5% ऊपर ही बंद हुआ। बट अनिल जी, बढ़िया क्लोजिंग, अब तक की सबसे ज्यादा बेहतर, और कल ही ऑलरेडी हमने वो लेवल क्रॉस कर दिया था। आज अच्छी गेंस के साथ अच्छे लेवल्स पर बाजार बंद हो रहे हैं। 17,475 पर निफ्टी और 36,326 पर बैंक निफ्टी की 36,428 की है, उसके थोड़ा सा नीचे बंद हुए, लेकिन ठीक है, कोई खास ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन निफ्टी ने एक और बेहतरीन क्लोजिंग दी, लगातार दूसरे दिन इस रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है। तो 17,600 17,800 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने को तैयार है, जो आखिरी रुकावट की जगह उसके बाद फ्री है एकदम। 17,600 17,800 के बाद निफ्टी फ्री हो जाएगा, तो वहाँ से ट्रेंड भी पॉजिटिव और हो जाएगा और देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल बेहतरीन क्लोजिंग आपको मिलती हुई दिखी है इस वक्त। आइए, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं शाम का आयोजन क्या है, इस वीकेंड का आयोजन भी बता दूं। हाँ, बिल्कुल। शुक्रवार का आयोजन है मस्ती की पाठशाला। ऑफ कोर्स बनता है। आप सोचेंगे इतने दिनों बाद क्यों? हमारे सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बेहद बेहद खास दिन उनकी ज़िंदगी का शुक्रवार को जी, और इस साल में एक ही दिन आता है, अप्रैल फूल्स डे। समझ तो गए होंगे आप। तो शुक्रवार को हम मनाएंगे अप्रैल फूल। और हाँ, आप सभी एक्सपर्ट्स को बताना ये, आप किसे अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब आपको देने हैं कि आप किसे अप्रैल फूल मनाएंगे, क्यों मनाएंगे और कैसे बनाएंगे। ये अप्रैल फूल आप जो इसको कोई आपके परिवार में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, पैनल पे हो सकता है, देश दुनिया में कोई भी फिल्म स्टार हो सकता है, राजनेता हो सकता है, जिसको आपकी मर्जी। मैं हो सकता हूँ, दीप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमने गलत आइडिया तो नहीं दे दिया? तो आप हम में से जिसे भी चाहें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कामयाब होंगे नहीं ये हम नहीं बोल सकते, कोशिश आप कर सकते हैं। तो शुक्रवार को दोपहर में 3:30 बजे होगी मस्ती की पाठशाला अप्रैल फूल स्पेशल। तैयार रखिएगा आप अपने सारे जवाब। अब आइए आज शाम का एक्शन आपको बता दिया जाए।
अब इंजीनियरिंग के लिए 12वीं में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई करना ज़रूरी होगा है? इसके बगैर इंजीनियर बनेगा? करना क्या होगा? एक मिनट, किसने किसने किया हमारी इंजीनियरिंग? पहले मैं एक बार रुको, पहले मैं सारा पढ़ दूं और हाँ, उसके बाद बता देता हूँ। कुछ ट्रेड्स को छोड़ देता हूँ। AICTE ये जो संस्थान है, उन्होंने कहा कि बीटेक और बीए में एडमिशन के लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल कर दिया है और इससे इंजीनियरिंग करने का रास्ता आसान हो गया। शाम 5 बजे हम आपकी खबर आपकी फ़ायदा में तकनीकी शिक्षा में आए इस बदलाव पर करेंगे बातचीत, बताएंगे कि AICTE के इस फैसले के पीछे क्या कारण है और क्या वाकई इससे लोगों को फ़ायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बगैर हम थोड़े हल्के काम चलो इंजीनियर तैयार ना कर रहा है। तो ठीक है, हाँ, आनंद कुमार साहब होंगे और बहुत ही जबरदस्त आदमी, आप पहचानते ही होंगे, प्रोफेसर आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। अरे बहुत गजब के इंसान है, मतलब जिंदगी में क्या हासिल किया उन्होंने, बहुत ही तगड़े, और इतने इंजीनियर्स उन्होंने बनाए, उनसे सुनना तो मज़ा ही आ जाएगा। IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं मानिंद अग्रवाल साहब भी, और साथ ही साथ मनिंदर अग्रवाल साहब, माफ़ कीजिएगा, और नोएडा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा भारद्वाज भी होंगी हमारे साथ। इन तीनों से हम करेंगे बातचीत, बगैर मैथ केमिस्ट्री इन बीटेक में एंट्री। हाँ, अब देखा एक बार जरा पहले तो पूछे कौन कौन किस ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? किसने आप में से कोई है इंजीनियर? नहीं, अच्छा चलो, सब फाइनेंस वाले। हाँ ठीक है, उसमें कोई इंजीनियरिंग होते शायद कुछ और फील्ड में होते थे, स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं होते, लेकिन बगैर मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंजीनियर कल्पना कर सकते हैं? पता नहीं सर कैसे होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा मैं ही कर लेता फिर, अगर ये तीनों ही नहीं पढ़ना है तो फिर तो मैं भी कर लेता उस जमाने में। ये फैसिलिटी बंसल जी आपको कभी नहीं मिली? अनिल जी नहीं, अनिल जी देखिए, फैसिलिटी मिली नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा, जो फार्मास्यूटिकल होता है ना, फार्मा, तो उसको अनिल जी कई लोग मतलब कि पढ़े लिखे विद्वान लोग, कुणाल जी जैसे जो विदेशों से आते हैं, वो उसको मतलब कि ग्लोरीफाइड करके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अच्छा, तो उस लैंग्वेज में देखें तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है अनिल जी। अच्छा, ओ हाँ जी कुणाल जी क्या करें? अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, इसमें नियम शायद ये बदल गया होगा कि अगर आप एडमिशन टेस्ट पास करते हैं और आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रही है तो भी आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। तो शायद अनिल जी उन लोगों के लिए है जो कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिया 12th में। ओके, चलिए ठीक है, ये भी चेक करेंगे और किरण जी की भी राय ले लेते हैं। जी किरण जी। अनिल जी, हमारा जो पैनल है वो सब चार्ट इंजीनियर है, तो मेरा मानना है कि हम इंजीनियर है ही है। मुझे लगा आप स्टॉक मार्केट के डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो हूँ, डबल अच्छा, सीए तो नहीं है ना? पता चला तीनों सीए भी हैं, एमबीए नहीं, सीए तो काफी है अनिल जी। कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ो किरण जी। मार्केट के डॉक्टर, मार्केट के इंजीनियर, बच्चा क्या है फिर? जी राकेश जी। अनिल जी डिमोशन कर दिया, आशु मदान जी तो अपने विजिटिंग कार्ड पे साइंटिस्ट आशु मदान लिखते हैं, आपने उसको डॉक्टर बना दिया और किरण जी ने उनको इंजीनियर बना दिया। अनिल जी डिमोशन हो गया। साइंटिस्ट आशु मदान। अच्छा, साइंटिस्ट लिखते हैं आशु जी, ऐसा है? आप साइंटिस्ट लिखते हैं अपने नाम के आगे? अनिल जी स्प्रेड के सुल्तान है अनिल जी, स्प्रेड को अच्छा, ओह वैसा, अच्छा, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। हाँ, मैं सोचा कि साइंटिस्ट, हाँ वो तो खैर है, उसमें कोई सवाल ही नहीं। तो चलिए, ये हमारा विशेष कार्यक्रम आज शाम का, मिस मत कीजिएगा। पढ़ाई को लेकर कुछ बड़े बदलाव होने की तैयारी, स्पेशली इंजीनियरिंग को लेकर। इसके बाद का शो, आज बात होगी उन फंड्स की जो बाजार के हर एक हाल में आपका साथ दे सकते हैं। ऐसी कैटेगरी जो लंबी अवधि में कमाई का जरिया बनेगी आपके लिए और मुनाफे के लिए दमदार फंड। देखिए आज शाम 6:26 पर मनी गुरु में। साथ ही CFP संजीव गोविला देंगे आपके निवेशकों के निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी। मुनाफे के 10 दमदार फंड। भारत में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, लेकिन पूरे एशिया में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एशिया में कोरोना का आंकड़ा 10 करोड़ के, हाँ इतने ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा आंकड़ा पार हो चुका है। एशिया में हर दूसरे दिन 10 लाख नए मामले आ रहे हैं। ये चिंता की बात होगी नहीं? ये साफ है कि हमारे पड़ोसी देश में भी कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत में बूस्टर डोज लगाने की थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए, कब लगेंगे?
देरी करना ठीक है नहीं है, जल्दी करें, ये सारे सवाल इनका विश्लेषण हो गया इंडिया 360 डिग्री में। बूस्टर डोज के लेवल पर सरकार की क्या योजना है और इसी पर हम करेंगे बातचीत। बूस्टर देर ना हो जाए कहीं, ये हमारी आज की कवर स्टोरी, देखिएगा ज़रूर। इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें आपको मिलेंगी इंडिया 360 डिग्री में, प्राइम टाइम फेवरेट बुलेटिन हमारे सभी दर्शकों का। विदा लिया जाए। ओके, इस बीच विदा लेने से पहले एक्सिस बैंक की डील्स की डिटेल्स आ गई सर, एक बार पढ़ लिया जाए। ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही, चलिए अभी भी ऑफिशियल आना बाकी है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। पर वो कह रहे हैं सिटी का बयान है, ब्लूमबर्ग कह रहा है सिटी का बयान। आई थिंक वो ग्लोबली उन्होंने डिस्क्लोजर डाला होगा ना, शायद हो सकता है। ओके 160 करोड़ डॉलर, कितना हो गया? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ में सिटी बैंक का रिटेल कारोबार एक्सेस बढ़ाया 12,000 करोड़, बड़ी। सो 18,700 करोड़ के इनके टोटल एसेट्स हैं, जिसमें से 25% रिटेल एसेट निकल कर आता है। ओके, ठीक है, और फिर तो लगभग 4,000 करोड़ अगर आप मान लें, 5,000 डील फिर इस हिसाब से एक्सिस के लिहाज से ठीक दिख रही, क्योंकि बीच में पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास की बात हो रही थी, तो उस हिसाब से तो 14-15,000 करोड़ हाँ की डील हो रही थी। तो अगर 12,000 करोड़ की हुई है तो फिर ठीक है, 1.6 बिलियन डॉलर तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के लिए ठीक दिख रही है, ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक दिख रही है, जो होनी चाहिए उतनी महंगी नजर नहीं आ रही। फिर बाकी डिटेल्स देखेंगे 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो होगा वो तो कल सुबह ही होगा स्टॉक पर। बिल्कुल। तो चलिए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही जय ठक्कर साहब, सचिन जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज आखिरी शो में, कल सुबह फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।